ये गई क्वीन। अभी देख कवर कवर कवर, ये गया साला। भाई क्या खेल रहा है? ए बद्री, तो चाय लेके आ रहे। ए शकील भाई, रुक भाई, भागो, पुलिस आ रही, भागो। ए भाग सलीम, भाग, रुक। शकील दुनिया की नजर में जो भी हो, लेकिन मेरी नजर में तो वो मुजरिम है, और मुजरिम का साथ देना भी जुर्म है। वसीम को क्यों मारा? मैंने वसीम को नहीं मारा। देख, सच बोलने की इस वक्त तेरे पास कोई चारा नहीं है, बोल। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलूं मैं? आपके पास कोई गवाह या सबूत है? सबूत चाहिए तुझे? साले सबूत भी है और गवाह भी है। तेरा बाप अल्ताफ मियां, उसने हमें बताया कि तूने वसीम को मारा। मैं जानता हूं शकील ने ही वसीम का कत्ल किया है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं अपने बेटे शकील को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसके डर से मोहल्ले का कोई भी आदमी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। मैं ये भी जानता हूं दुनिया के लिए जो भी हो, पर मेरी नजर में वो मुजरिम है, कातिल। शकील वसीम को क्यों मारेगा? मेरी बेटी यानी शकील की बहन नफीसा, वसीम ने उसे छेड़ा था। बस इसी बात को लेकर दोनों में तू मैं हो गई, और इसी गहमा गहमी में उसने उसे मार दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे अब्बा ऐसा बोल ही नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा बोला भी है तो आप ये पता करो कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। शकील के नाम पर यूं तो कई केसेस दर्ज थे, मारपीट, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, सट्टा चलाना, लेकिन उसके ज्यादातर केस इसलिए खारिज हो जाते थे क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने की कोई हिम्मत नहीं करता था। भोपाल में हुआ यह केस एक अनोखी मिसाल है जहां एक बाप ने अपने ही बेटे के खिलाफ झूठी गवाही देकर उसे कानून के हाथों पकड़वाया, जबकि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक बाप को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसा कदम उठाए? अल्ताफ मियां ने ऐसा क्यों किया? शकील ने ही वसीम का कत्ल किया। क्या वाकई शकील के हाथों वसीम का कत्ल हुआ था? एक कत्ल के केस से शुरू हुई इस कहानी में आगे चलकर कई सनसनीखेज खुलासे होंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। शकील को पिछले 7 महीनों से उसके केस की सुनवाई के तहत जेल में रखा गया था। अरे वाह भाईजान, तो फाइनली जा रहे हैं। आ गई टिकट। पहले शकील भाई छोड़ के चले गए और अब आप छोड़ के भाग रहे दुबई, 7 समुंदर पार, हमें अंधे कुएं में छोड़कर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और शकील भाई के जेल जाने के बाद तुम तो हालत देख ही रही हो, और अब तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं बाहर जाऊंगा तभी तो इस घर की हालत सुधार पाऊंगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम सबको अपने पास बुलाने की कोशिश करूंगा। ख्वाब तो बहुत देखे भाईजान, लेकिन पूरे कितने होते हैं ये तो वक्त बताएगा। आपको तो आज़ादी मिल गई ना इस कैद से, आप जाइए। ये क्या कह रही हो तुम? अल्ताफ मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ मियां, वो शास्त्री नगर वाली जमीन पर कुछ गुंडों ने कब्जा जमा के रखा हुआ है। हाँ तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप मेरा वो काम शकील मियां को कहकर करा दोगे तो उसमें आपका भला हो जाएगा। खबरदार जो कभी दोबारा ऐसे काम लेके मेरे पास आए तो अदालत में जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। जब तक अदालत का इंसाफ आएगा तब तक शायद हम ही इस दुनिया में नहीं होंगे। ऐसे कामों के लिए शकील भाई जैसे लोग ही सही होते हैं, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तुम जैसे लोगों ने शकील से लोगों को बढ़ावा दिया है। मैं ना कभी जुर्म के साथ था और ना ही हूँ, पता है तुम्हें? मैंने खुद गवाही देके उसे सजा दिलवाई है। खबरदार जो दोबारा ऐसे काम लेके कभी मेरे पास आए तो। मगर
शकील भाई का काम तो हम संभालते हैं, अब चचा के पास क्यों आ गए? अरे चलिए मेरे साथ चलिए। अरे मैं तो कहती हूँ कि दुबई उबई जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ काम और पैसे की कमी है क्या? मेरा बस चले ना तो मैं तो तुझे यहीं रोक लूं। अम्मी कमी तो कोई नहीं है, लेकिन अब्बू चाहते हैं कि मैं नौकरी जरूर करूं। अरे तू और तेरे अब्बा, पहले उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, अब मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। मेरा शकील होता ना तो कभी अपनी अम्मी की बात ना टालता। इसीलिए आज जेल में बैठा है वो। तुम्हारी बातें उसके दिमाग में बैठ गई थी। खुदा के वास्ते अपने शैतानी ख्यालात इन बच्चों के जहन में मत डालना। ये शकील नहीं है ना, इसलिए सबकी जुबान खुल गई है। अम्मी मैं हूं ना आपका बेटा, हाँ? और आज से शकील भाई की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद उठाऊंगा, आप फिक्र मत करो। तो मैं चलूं अम्मी? हाँ। कहाँ जा रही है? वो भी इस वक्त शाम को, और ये लीपापोती करके, ना बुर्का ना हिजाब। अरे लड़कियों को खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता है, नहीं तो अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? और इस उम्र में नहीं करेगी तो कब करेगी? तुम्हें पता है तुम्हारी यही सोच इस घर को डुबा रही है। आपको भले ना हो, मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा है। तू जा बेटा, जल्दी आ जाइए। जी अम्मी। जा। अल्लाह हाफिज। अरे तू छोड़ ले, ये ले प्रेस कर देंगे। चाची, शकील ने आपको देने को कहा है, शास्त्री नगर की जमीन के काम के लिए एडवांस है। ये शकील ही मेरा असली बेटा है, वहाँ जेल में बैठा हुआ है, पर देख अम्मी की कितनी फिक्र है उसे। ठीक है तू जा। ठीक है चाची, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लगा जरा फोन। कुछ पता चला? अब्बा फोन नहीं लग रहा उसका। कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, कह के गई थी सहेली क्या गई है, वापस आ जाएगी। और करो मनमानी। नफीसा घर से तो निकली थी लेकिन लौट कर नहीं आई। उसका फोन भी बंद आ रहा था। घर के सभी लोग परेशान होकर उसे ढूंढ रहे थे। इस परिवार ने सारी रात उसे हर जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ये मेरी बेटी नफीसा कल शाम से घर नहीं लौटी, और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये बुरा मत मानिए, लेकिन डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, किसी के साथ अफेयर था इसका? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, मेरी तो बात भी हुई थी उससे। उसने कहा वो सहेली क्या गई है और जल्दी लौट आएगी। कौन सहेली, कहाँ रहती है और नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं मालूम। अल्ताफ मियां, किसी पर शक है? शकील के बारे में तो आप जानते ही हैं, हो ना हो ये वसीम के भाई हारून का ही काम है। एक को देख लूंगा मैं। वही हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग जाइए, हम लोग पता करते हैं। सर मेहरबानी करके मेरी बच्ची का पता लगाइए। से लड़की 21 साल की है, पढ़ी लिखी। एक तरफ जहां शकील के कई दुश्मन हैं, वहीं ज्यादातर लोगों पर शकील का खौफ भी है। सर मुझे तो लगता है शकील के गैर मौजूदगी में कोई भी इस लड़की पर हाथ डाल सकता है। हो सकता है। जुर्म अपने दाग आसानी से नहीं छोड़ता, जुर्म अपनी कीमत किश्तों में वसूल करता है। परिवार के अलावा नफीसा किन लोगों से मेलजोल था पता करो, उसके कॉलेज और दोस्तों से बात करो, कॉल रिकॉर्ड निकालो, फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी ये भी पता करो, हर पुलिस स्टेशन में उसके फोटो सर्कुलेट करो। और हाँ, इन्हें जिन पर शक है वो हारून। सर वसीम को मरे हुए 7 महीने हो गए। हारून इतना लंबा वेट क्यों किया? उसको कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। यही तो पता करना है। हो सकता है कि वो सही मौके की तलाश में और उसे वो मौका अब मिला हो। हारून से पूछताछ करो। ओके सर। वसीम की मौत का बदला लेने के लिए शकील की बहन नफीसा को उठवा लिया। कहाँ गायब किया उसे? हाँ, यहाँ बोलेगा ले चलो थाने। औरतों से बदला नहीं लेता मैं साहब, अगर बदला लेना ही होगा तो मैं शकील से बदला लूंगा। साहब, हम नफीसा को क्यों उठवाएंगे? उस लड़की के सर पर इश्क का भूत सवार था। मतलब उसका इश्क चल रहा था उस मुराद खान के साथ। मेरे बेटे वसीम को मरवा दिया और मौका मिलते ही भाग गई होगी उस नामुराद के साथ। हाँ सर, इश्क था, लेकिन बहुत पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ। और फिर सर उसके भाई शकील के आदमियों ने मेरे साथ बहुत मारपीट करी। सर उसके बाद तो मैंने नफीसा का नाम लेना भी बंद कर दिया था। तो उसका बदला तूने नफीसा को गायब करके लिया, क्यों? सर ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मेरे ब्रेकअप के बाद मैंने खुद उसे एक दूसरे लड़के के साथ भी घूमते हुए देखा था। आप चाहो तो तहकीकात करवा लूं।
वो तो हम कर ही लेंगे, फिलहाल तू शहर छोड़ के मत जाना। सुनी, इस लड़की को देखा है कहीं? नहीं सर। हाँ साहब, मैंने देखा है। ये लड़की अक्सर मोशन फोटोग्राफर की दुकान पे आ जाया करती थी साहब। सर एक दिन नफीसा अपने कॉलेज की आईडी फोटो निकलवाने को आई थी और उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर मैंने उसका फोटो शूट किया और उसको एक्टिंग में ट्राई करने को कहा, लेकिन वो अपने भाई शकील से बहुत डरती थी, इसलिए उसने एक्टिंग करने से मना कर दिया। नहीं नहीं, फोटो तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग शकील भाईजान को पता चला तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। सर वैसे शकील के जेल जाने के बाद नफीसा दोबारा से एक्टिंग ट्राई करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरोइन बनाने के चक्कर में तूने उसे मुंबई भेज दिया हो, या शकील के डर से वो कहीं चली गई हो और ये बात तूने किसी को ना बताई हो? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो इस बार तेरी फोटो हम खींचेंगे, समझा? नफीसा और मुराद के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद शकील ने मुराद को पीटा था। हो सकता है अपनी बहन को एक्टिंग में दिलचस्पी है, ये जानने के बाद शकील ने अपनी बहन के साथ भी ऐसा कुछ कर दिया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? शाम तक मिल जाएगी। इस वक्त सारे लोग हमारे शक के दायरे में हैं। इस शकील से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। क्या नफीसा गायब हो गई? हाँ, और तू सिर्फ इतना बता दे, उसे तूने क्यों गायब किया और कहाँ गायब किया? मैं क्यों गायब करूंगा अपनी बहन को? मैं उसकी ज़हनी हालत समझ सकता हूँ। उसे ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे और अम्मी ने किसी अधेड़ उम्र के प्रॉपर्टी डीलर उमैर शिराजी से उसकी शादी तय कर दी थी, जो नफीसा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अम्मी अगर नफीसा को पसंद नहीं है तो रहने दो, और मिल जाएंगे रिश्ते। कहाँ से मिल जाएंगे? तू यहाँ जेल में बैठकर ढूंढेगा या वहाँ तेरे अब्बू मस्जिद में ढूंढेंगे? जवान लड़की घर में होती है तो उसकी फिक्र माँ को होती है, और अगर थोड़ा बहुत उम्र में बड़ा है तो ऐसा क्या हो गया? कम से कम ऐशो आराम तो है ना। अम्मी छोड़ो, खुदा के वास्ते नफीसा की खुशी के लिए जाने दो इस रिश्ते को। मुझे नफीसा की खुशी ज्यादा मायने रखती है। खान, इस उमेर और नफीसा के रिश्ते के बारे में घर वालों ने हमें कुछ बताया नहीं। सर ये उमेर रसूख वाला आदमी लगता है, हो सकता है शकील के मना करने के बाद इस उमेर ने ही नफीसा को गायब किया हो। एक दिन मोहसिन मेरे घर आया था मेरी कुछ तस्वीरें देने के लिए। तभी अचानक मेरी नज़र नफीसा की तस्वीरों पर पड़ी। एक मिनट, मोहसिन मियाँ? हाँ, ये कौन है मियाँ? ये अल्ताफ मियाँ और शबनम चाची की बेटी नफीसा है। वही बड़ी मस्जिद की गली वाले? हाँ वही। नफीसा मुझे भाग गई थी और मैंने रिश्ते के लिए पैगाम भी भिजवाया था उसकी अम्मी को, शबनम को। शबनम मान गई थी, लेकिन नफीसा और उसका भाई शकील वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। बाद में शबनम ने भी मना कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई थी। ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे अपने आम का मसला बना लिया और नफीसा को कहीं गायब कर दिया? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर गायब ही करना होता तो मैं रिश्ते की बात क्यों करता? और वैसे भी अकेली नफीसा नहीं है इस भोपाल में रिश्ते के लिए। अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छी इज्जत है मेरी। पैसों के दम पे ये कुछ भी कर सकता है, नजर रखना इस पर। यस सर। नफीसा की लास्ट लोकेशन एमपी नगर एरिया के बड़े मैदान के पास की दिखा रही है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक नफीसा ने उस दिन मुराद, मोहसिन और शबनम के अलावा जरीना और निशात से भी बात की थी। सर जरीना नफीसा की सहेली है। जी सर, नफीसा से अक्सर मेरी बात हुआ करती थी, और कल जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि ना सर वो माँ बनने वाली थी। उसने सर मेरी बाजी से अपॉइंटमेंट भी लिया था अबॉर्शन के लिए। मेरी बाजी निशात, वो गायनाकोलॉजिस्ट से है। सर नफीसा आई थी मेरे पास, उसने अबॉर्शन के बारे में भी मुझसे बात की। उसने जिक्र किया था कि बच्चा किसका है? नहीं सर, उसने कभी बताया भी नहीं और हमने जोर भी नहीं दिया। कहीं कुछ पता चला सर मेरी बेटी का? अल्ताफ मियाँ, बेटी का तो नहीं, लेकिन बेटी के बारे में पता चला है। तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन के लिए उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली। क्या आप लोग ये बात जानते थे? नहीं सर, इस बारे में मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारी बेटी का किसी के साथ इश्क होता तो हमें भनक तो पड़ती। भनक पड़ भी जाती तो क्या कर लेते तुम? ये सब तुम्हारी शय का नतीजा। घर की बुनियादें तो पहले यही ली हुई थी, अब बेटी की इज्जत भी तार तार हो गई। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अब तक लापता नफीसा के बारे में एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात सामने आई थी कि वो मां बनने वाली है, लेकिन सवाल यह था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा आखिर है किसका? मुराद, मोहसिन, उमेर या फिर किसी और का? वो इस बच्चे को गिराना चाहती थी, पर आखिर वो गायब कहां हो गई थी? या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और ही वजह थी? वजह चाहे जो भी हो, पर इतना तो साफ था कि इस परिवार पर कई दुश्मनों की नजर थी।
संदिग्धों की फेहरिस्त लंबी थी। अमीना, हारून, मुराद, मोहसिन, उमेर, यहां तक कि शकील भी शक के दायरे में था। तेरा और नफीसा का तो ब्रेकअप हुआ था, फिर उसने तुझे कॉल क्यों किया? कि ऐसा तो नहीं कि लड़कियों को घुमाते अब तू पुलिस वालों को भी घुमाने की सोच रहा है? देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि नफीसा प्रेग्नेंट थी। हमारे बीच में अफेयर था, लेकिन वो हमेशा शादी से हिचकिचाती रही और मैं हमेशा उससे शादी करना चाहता था सर। एक तो तू शादीशुदा है, दूसरा धोखेबाज, और अब झूठ भी बोल रहा है। तेरी बातों पे यकीन क्यों करें हम? सच बता दे, उसने तुझे फोन क्यों किया था? देखिए सर, मैंने उससे मिलने की बात कही थी और उसने मुझे फोन करके ये कहा कि आइंदा मैं उससे मिलने की कोशिश ना करूं। दैट्स इट। तू तो इंस्टॉलमेंट में सामने आ रहा है। तुम याद रखना, तेरा आखिरी इंस्टॉलमेंट इस जेल में ही खत्म होगा। खान, इस केस को अगर हम लोग रिवाइज करते हैं तो सीन ये बनता है कि हारून जो भाई के खून का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक को देख लूंगा मैं। दूसरी तरफ है मुराद जो ब्रेकअप की बात करता है। सर देखिए, ब्रेकअप उसने किया था। मोहसिन जो अपने आप को नफीसा का फोटोग्राफर बताता है, मैंने उसका फोटोशूट किया। उमर नफीसा से रिश्ता जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नफीसा मुझे भाग गई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मुराद ने नफीसा को प्रेग्नेंट बना के इसके साथ कुछ कर दिया हो। ये भी हो सकता है, लेकिन मुराद अगर उस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन? मोहसिन, उमर या कोई और? नफीसा प्रेग्नेंट थी लेकिन वो बच्चा गिराना चाहती थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बदनामी के डर से वो शहर छोड़कर भाग गई हो या खुदकुशी की हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो मुंबई चली गई, या किसी ने नफीसा को मारकर गायब कर दिया हो। ये भी हो सकता है। खान, जितने भी खबरें हैं सबको एक्टिवेट कर दो। नफीसा के बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। कहीं नफीसा की गुमशुदगी वसीम के कत्ल से तो नहीं जुड़ी हुई थी, जिसका अब तक शकील ने इकबाल जुर्म नहीं किया था? क्या वाकई शकील ने वसीम का कत्ल किया था? ये सारे सवाल अब भी जवाब के इंतजार में थे और पुलिस की तहकीकात दिन ब दिन उलझती जा रही थी। क्या रिहान? सर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, मेरे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं। प्लीज टिकट आगे बढ़ा दीजिए। नहीं रेहान मियाँ, आपको तो जाना ही होगा, वरना जॉब निकल जाएगी हाथ से। सोच के बताओ मुझे थोड़ी देर में। ठीक। नहीं रेहान, ये हालात वाला चलते रहेंगे। कितनी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली है। तू जा। अब्बा शकील भाई जेल में है और नफीसा का कुछ पता नहीं, और ऐसे हालात में मैं आप सबको छोड़ के कैसे चला जाऊं? देख रेहान, ये सब सोचना तेरा काम नहीं, मैं हूं ना। एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। तू जा। अब्बा मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे कदम उठेंगे ही नहीं। वैसे ही बहुत लोग की नजर है हमारे घर पे। तू क्या कर लेगा इन सब में? तू क्या कह रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक ही तो कह रहा है, घर में एक जिम्मेवार मर्द रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ऐसा क्या कमा लेगा दुबई में जाकर? यहाँ पर शकील का धंधा संभाल लेगा, घर के बारे न्यारे हो जाएंगे, और वैसे भी घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारी इसी सोच की वजह से इस घर की बर्बादी हुई है। देख बेटा, तेरे यहाँ रहने ना रहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। सोच क्या रहा है? चलने की तैयारी कर। अल्ताफ मियाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान मियाँ, अब्बा सही कह रहे हैं। अरे भाई, दलदल से बाहर निकलो और अपनी उड़ान भरो। इतनी मेहनत और इतनी जी जान से कोशिश करने के बाद अगर पीछे हटोगे ना तो खाली हाथ रह जाओगे। पूरा घर छान मारो, बैग चेक करो। पर क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? पता चल जाएगा। क्या बात है सर? कुछ तो बताइए। अरे आप ऐसे कैसे घुस सकते हैं हमारे घर में? कैसे घुस सकते हैं ये भी पता चल जाएगा। सर लेकर चलो इन सबको। अरे मुझे शकील को पिछले 7 महीनों से उसके केस की सुनवाई के तहत जेल में रखा गया था, और उसके परिवार वालों की जिंदगियों में उसके जेल जाने के बाद कई तूफान उठ खड़े हुए। बस पानी, चाय, नाश्ता सब कुछ मिलेगा तुझे। सिर्फ इतना बता दे, ड्रग के पैकेट तेरे पास कहां से आए? दुबई में तेरा क्या कनेक्शन है और यहाँ किसके लिए काम करता है तू? मुझे कुछ नहीं पता सर। वो पैकेट शकील भाई ने अपने दोस्त इकबाल और सलीम के हाथ से भिजवाया, और उन्होंने कहा था कि ये शकील भाई का गिफ्ट है, दुबई जाके खोलो। और मैं कुछ नहीं जानता सर। शकील, अगर अपने भाई के साथ मिलकर तू नया कोई कारोबार शुरू कर रहा है तो इतना समझ ले, वो कारोबार तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा।
भला इसी में सब कुछ सच सच बता दे। मैंने इकबाल और सलीम से कहा था कि रेहान को एक मोबाइल गिफ्ट कर दे। अब उस पैकेट में ड्रग्स कहां से आया मुझे नहीं पता। सर मेरा भाई पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मेरा बड़ा बेटा शकील कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने छोटे भाई रेहान को फंसा नहीं सकता। एक बार रेहान को गलती से उसकी बंदूक मिल गई थी तो। अम्मी, हाँ अम्मी वो इकबाल पैसे देने आएगा। कहां से मिली तेरे को? हाँ भाईजान ये रखी थी। शकील क्या कर रहा है? गन चाहिए तेरे को? गन चाहिए? अंदर अगर छूने की भी कोशिश की ना हाथ तोड़ दूंगा तेरा। शकील? अम्मी एक शकील पैदा हो चुका है इस घर में, दूसरा नहीं चाहिए मुझे। आपको जो चाहिए मैं लाके दूंगा। अब आप ही बताइए, ऐसा भाई अपने भाई के साथ बुरा कर सकता है क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। जब मेरे बेटे शकील के हाथों वसीम मारा गया था तो मैंने खुद उसके खिलाफ गवाही देके उसे सजा दिलवाई थी। फिर मैं यार रेहान के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? वो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो लोगों से पूछ सकते हैं। ये हमारे खानदान को बदनाम करने की साजिश। उधर मेरी बेटी नफीसा लापता है और इधर किसी ने मेरे बेटे को फंसा दिया। नफीसा का गुमशुदा होना और रेहान के बैग में ड्रग्स मिलना, कहीं ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है? ये गुत्थी तो और उलझती जा रही है। नफीसा के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, नफीसा की लास्ट मोबाइल लोकेशन एमपी नगर की है। हमने एमपी नगर पुलिस स्टेशन को खबर भेज दी है, वो लोग तलाश कर रहे हैं। आजकल के नौजवानों को अमीर होने की बहुत जल्दी होती है। जैसे रेहान के बारे में पता करो, किससे मिलता था, क्या करता था, सब कुछ। और इकबाल और सलीम दोनों को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। भाई आपने आज तक जो भी कुछ किया, भले वो इस समाज और कानून के खिलाफ, लेकिन सारे दाग आपने अपने दामन पे ले लिए और हमें हमेशा साफ सुथरा रखा। मैं और नफीसा हमेशा आपके साए में खुद को महफूज पाते। न जाने नफीसा कहाँ चली गई, क्यों चली गई, लेकिन भाई मैं वादा करता हूँ मैं दुबई जाके खूब मेहनत करूंगा और अब से मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। तू दुबई चला जाएगा तो यहाँ के झमेलों से छूट जाएगा। और रही बात नफीसा की, तो उसके हाथ पीले करके उसे खैरियत से विदा करना है। भाई उसके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन एक बार भी उसने बताया नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। हमेशा हंसते हंसते ही ताना मारती थी। कभी कभी तो डर लगता है भाई कि तू डर मत, तू जा, मैं हूं ना। बाहर होता तो तुझे इमाम जमीन बांध के विदा करता। ये क्वीन मेरी है भाई, बड़ी। अरे क्या हुआ साहब? इकबाल चल। सब मैं झूठ नहीं बोल रहा था। सब वो पैकेट ना रेहान को दिया था, लेकिन साहब उसमें ड्रग्स कहाँ से है साहब? हमें नहीं पता साहब। मोबाइल कहाँ से खरीदा था? साहब वो सलीम हारून की दुकान से लाया था साहब। फिर झूठ बोल रहे हो तुम लोग। सर सारी बस्ती और आसपास के इलाकों में रेहान के बारे में पता करके देख लिया, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। पीछे से करो। चल तेरा रिचार्ज करते हैं स्टेशन में, चल। हाँ साहब, जब मुझे पता चला कि रेहान दुबई जा रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब, और मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना था साहब। एक तो उसने मेरे भाई को मार डाला और ऊपर से सलीम रेहान के लिए फोन खरीदने मेरे ही शॉप पे आया साहब। शाम को आ, मेरे गोडाउन में ना एक लेटेस्ट सा फोन पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं ला के रखता हूँ। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। हाँ, ये अच्छा फोन है। कितने का है? 10,000। इसको पैक कर दो। शकील, तेरे घर से खबर आई है तेरे भाई रियान को रिहा कर दिया गया है। किसी हारून ने उसे फंसाया था। ड्रग्स का केस तो हल हो गया, लेकिन 6 दिन से लापता नफीसा का कुछ पता नहीं चला। कहां थी वो, क्या बीत रही थी उस पर दुखों से घिरे अल्ताफ मियां के परिवार को रेहान की रिहाई से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन घर के अंदर और बाहर के लोगों के नजरिए में बदलाव आ गया था। आजा बेटी, चल चल। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा आ गया।
कैसा है तू मेरे बेटे? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मांगती हो तुम दुआओं में, किस मुंह से खड़ी होती हो इबादत में, माँ की जिम्मेदारी समझती हो? तुम जैसी माँ है जिनकी वजह से आज नौजवान नस्लों का यह हाल है। अपने बच्चों का भला चाहना अगर गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। शकील ने इस सारे घर की जिम्मेवारी ली। अपने छोटे भाई बहनों को वो एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था और मैंने उसमें उसकी मदद करी। तो इसमें क्या गुनाह किया? गुनाह जिम्मेदार बनाने में नहीं है, गुनाह सही और गलत के फर्क को मिटाने में। हाँ हाँ, एक आप ही तो सही है, बाकी तो पूरी दुनिया गलत है। देखो शबनम, तुम बिला वजह मेरे मुंह मत लगा करो। तो मैं आपके मुंह लगता आ रही हूँ। सर हमने मुराद की सारी एक्टिविटीज चेक की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उमेर और मोहसिन से भी कुछ खास लीड नहीं मिली सर। खान, इस केस में ये तीनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। नफीसा अभी तक गुमशुदा है। हो सकता है कि इन तीनों में से किसी ने उसे किडनैप किया हो या फिर मार कर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। सर इस सारी तहकीकात में एक और बात पता चली, नफीसा में एक बेहतर जिंदगी जीने की ख्वाहिश खुलकर सामने आई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी यही ख्वाहिश जिम्मेदार हो उसके गुमशुदा होने के पीछे। हो सकता है सर। सारे खाट टूट गए अब्बू, अब कुछ नहीं हो सकता। बेटा तू चाहती क्या है? आजादी इस कैद खाने से। कैद? बेटा साफ सुथरी जिंदगी गुजारने के लिए कह रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो ये है कि हम आपके घर पैदा हुए। बिस्मिल्लाह। ये आज की कमाई अब्बा। बेटा मेहनत से कमाई हुई रोटी का मजा ही कुछ और होता है। जी अब्बा। खुश रहो। अब्बा, दुबई में मेरी जॉब लग गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा मुझे तुम पे नाज है। मेरी एक बात याद रख, जिंदगी में हमेशा नेक राह पे चलना और कभी किसी गलत चीज के साथ समझौता मत करना। जी अब्बा। प्यारा बच्चा। नजीब ये सामान दे दो। माफ करना अल्ताफ मियां, पहले ही इतना पैसा चढ़ चुका है। अरे भाई तो चुका देंगे। कहाँ से चुकाओगे अल्ताफ मियां? शकील जेल में है, रेहान का दुबई जाना रहा और ना ही आपकी इतनी आमदनी है, कहाँ से चुकाओगे? माफ करो अल्ताफ मियां, माफ करो। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, रिजवान भाई, देखिए अल्ताफ भाई, आप बुरा मत मानिए, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी आपके घर में हो रहा ना, उसके बाद मैं अपनी बेटी फरजाना का रिश्ता आपके बेटे रेहान से नहीं कर सकता। आप कहीं और लड़की देख लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं रिजवान भाई? रेहान बेकसूर है, इसलिए तो पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। और रही बात नौकरी की, तो कोई दूसरी मिल जाएगी। इतने में ही जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। लेकिन ये रिश्ता आप खत्म समझिए। मैं लड़की का बाप हूं, आप मुझे माफ कीजिए। अरे हिस्ट्री शीटर्स के लिए कानून से मिली सजा या उनके ऊपर लगा जुर्म का ठप्पा किसी तमगे से कम अहमियत नहीं रखता, लेकिन सीधे साधे और बेगुनाह लोगों के लिए एक छोटा सा हादसा भी उनकी जिंदगी बदलने की वजह बन सकता है। क्या? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। सर लास्ट इधर है। हेलो, हमें एमपी नगर एरिया में एक लड़की की लाश मिली है जो आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। सर हुलिये से तो वही नफीसा लग रही है। ये तेरे लिए गिफ्ट? हाँ। मेरे लिए चूड़ियां? देखिए भाईजान, अभी तो मैं इन चूड़ियों से काम चला लूंगी, लेकिन जब आप दुबई से वापस आएंगे तो सोने की चूड़ियां लानी पड़ेंगी। पक्का? पक्का। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, बंद कर इसको। अरे सर, नफीसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह दीवार से सर टकराने से ब्रेन हैमरेज होना बताया गया है। और दूसरी बात, मौत की वक्त नफीसा 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी। गुमशुद की वाली रात ही उसका मर्डर हुआ था सर। ये मुराद, मोहसिन और उमर तीनों को उठाकर लेकर और डीएनए टेस्ट करवा। उन्हें रिक्वेस्ट करो कि रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें भेजे। खान, अब ये केस हम जल्द सॉल्व करेंगे। ओके सर। हाँ राशिद बोल। साहब, शकील के राइट हैंड इकबाल के बारे में एक बात पता चली है। 17 तारीख को वो नफीसा से मिला था। और हाँ साहब,
सबसे जरूरी बात, अभी आपको वो सब्जी मंडी में मिलेगा। ठीक है, तू उस पर नजर रख, मैं पहुंचता हूँ। रो और जोर से रो, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। देख, आज तेरी चौखट से तेरी बेटी का जनाजा उठ रहा है, वैसे ही जैसे मेरे वसीम का उठा था। तुझे पता है, आज ये नजारा देख के ना मेरा बदला पूरा हो गया। अरे तेरी नफीसा को मैं अपनी बहू बनाना चाहती, लेकिन तेरी काली परछाई उसे भी ले डूबी। मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को, मेरी बद्दुआ। देख, तेरी लगाई आग में क्या क्या झुलस गया। चैन की एक रोटी नहीं खा सके। देख, कल में पान, कल में शहादत, अशहदु अन ला इलाहा। हर छोटे बड़े अच्छे बुरे काम में तो शकील का साथ ही रहा है। 17 तारीख को नफीसा तुझसे भी मिली थी, क्यों? हाँ सर, वो मुझसे मिली थी, कुछ परेशान थी। नफीसा, नफीसा, वो क्यों नहीं है? क्या हुआ? वो भाईजान, अरे बता ना, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कहा तुमसे? नहीं भाईजान, कुछ नहीं। बता, मुझे बता। नहीं भाईजान, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज। नफीसा, कहीं शकील के डर से तो कुछ छुपा तो नहीं रहा है? नहीं सर, वो मेरी छोटी बहन से हटकर और कुछ नहीं है। ठीक है, जा तू। ठीक, सलाम। सर, नफीसा के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए मुराद का डीएनए से मैच हुआ। सर सच बोल रहा हूँ सर। इस बार अगर झूठ बोला ना तो देख लेना। बोल। सर सच बोल रहा हूँ सर। इस बार अगर झूठ बोला ना तो देख लेना। बोल। सर मैंने आप लोगों से सच्चाई छुपाई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अगर मैं बता देता तो उसमें नफीसा की बदनामी हो जाती। सर, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था, और ये बात खुद नफीसा ने मुझे आके बताई थी, लेकिन तब तक उसे ये पता चल गया था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। नफीसा, मुराद, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन मैं अब तक तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। लेकिन जिस बच्चे को मैं अपने प्यार की निशानी समझ रही थी, उसे मैं अब खुद गिराऊंगी अपने हाथों से। नहीं, देखो नफीसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुम कहोगी ना तो मैं अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे दूंगा, ठीक है? कितने घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारी नजर में किसी भी औरत की इज्जत ये है? मुझे कॉल करने की या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। शकील भाई ठीक कहते थे, तुम किसी लायक नहीं हो। नफीसा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो नफीसा को क्यों मारा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में सर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। मैं रिश्ते के लिए उनको बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो बात खत्म हो गई थी सर। अब मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, यकीन कीजिए सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि नफीसा के प्रेग्नेंट होने की खबर शकील को पता चल गई हो, और गुस्से में आके उसी ने अपने आदमियों से नफीसा को मरवा दिया हो, क्योंकि शकील गुंडा जरूर है, लेकिन अपने घर और घर की इज्जत को लेकर बहुत हसास है। एक छोटी सी छेड़छाड़ को लेकर अगर वो मुराद को पिटवा सकता है या वसीम की जान ले सकता है, तो अपनी बहन नफीसा की प्रेग्नेंट होने की खबर सुन के उसे जिंदा छोड़ने वाला में से नहीं है। ये शकील का काम अब इकबाल देखता है ना? जी सर। अगर मुझे पहले पता होता कि नफीसा इस हद तक गुजर जाएगी तो मैं ही उसे मरवा देता, और जिस दिन अपने आदमियों से मुराद को पिटवाया था उसे भी मरवा देता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये काम तो अब भी कर सकता है, हम तेरी बात का यकीन क्यों करें? क्योंकि मुझे लगता है नफीसा को किसी और ने नहीं, वसीम की मौत का बदला लेने उसकी माँ अमीना ने या तो मरवाया है या खुद मारा है, क्योंकि नफीसा की मैयत वाले दिन वो हमारे जले पर नमक छिड़क रही थी। हाँ, मैंने मारा है नफीसा को, मेरी बद्दुआओं ने मारा है उसे। अरे जिस लड़की की वजह से मेरा घर तबाह हो गया, उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपको पता है, बहू बना लेती मैं उसे, लेकिन वो लड़की अपनी माँ की तरह पैसों की भूखी और लालची निकली। मेरे बेटे वसीम को मरवा दिया और उस मुराद को फांस लिया।
आपके चेहरे पर ये घाव कैसा? ये घाव ये भी उस शबनम ने दिया है मुझे। तो 17 तारीख को आप अपनी बेटी नफीसा से नहीं मिले थे। याद कीजिए, शायद उसने आपको कुछ बताया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना, उसके घर से निकलने के बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। झूठ बोल रही है आप, लेकिन आपके कंगन ने हमें सब कुछ सच बता दिया। अब भी कुछ कहना है आपको? सच सच बताओ, नफीसा को क्यों मारा? मैंने नफीसा को एक दिन 2-4 बार उल्टी करते हुए देखा था। हाँ अम्मी, ये सच है, मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन उस मुराद ने मुझे धोखा दे दिया। वो पहले से शादीशुदा है और अब मुझे उससे शादी भी नहीं करनी है। और मैंने सोच लिया है कि मैं इस बच्चे को गिरा के रहूंगी। तू है कहाँ अभी? मैं बड़े मैदान के पास हूँ अम्मी। तू वहीं रुक, मैं आती हूँ वहाँ। जी ठीक है। फिर मैंने फोन रखा और मैं उससे मिलने निकल पड़ी मैदान में। अरे नफीसा तू रो क्यों रही है? अरे यही मौका है, मैं कहती हूँ मुराद को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ले। लेकिन अम्मी वो शादीशुदा है। अरे शादीशुदा है तो क्या हो गया, कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे थोड़ा पैसा तो देगा। और अगर ना भी दे तो तू उसकी दूसरी बीवी बनकर रह जाइयो। ये बच्चा गिराने की क्या जरूरत है नफीसा? देख इससे सबका भला हो जाएगा नफीसा। अरे वाह अम्मी वाह, आज मुझे आपको अम्मी कहते हुए भी शर्म आ रही है। इससे अच्छा होता मैं किसी कोठे वाले की बेटी होती। कम से कम मुझे ये तो पता होता कि मेरी माँ ही है जो मेरा खुलेआम सौदा कर रही है। अरे घिन आती मुझे आपको अपनी अम्मी कहते हुए। माँ कहने के लायक ही नहीं हो। अब जिंदगी भर जेल में सड़कर ये सोचते रहना कि जिंदगी से तुम्हें क्या चाहिए था। शबनम ने अपने बच्चों को खुशी देने के लिए जो रास्ता चुना वो उन्हें बर्बादी की राह पर ले गया। नफीसा की मौत खुद शबनम के हाथों हुई। शबनम को सजा हुई, शकील ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अल्ताफ मियां और रेहान के लिए ये एक दर्दनाक सच था जो तबाही की शक्ल में उनके सामने आया था। कड़वी सच्चाई तो ये है कि शकील को शकील भाई बनाने में सिर्फ शबनम का ही नहीं बल्कि समाज का भी हाथ है, जो कानून और व्यवस्था के दायरों को तोड़कर अपना काम आसानी और जल्दी से करवाने के चक्कर में ऐसे लोगों को वजूद में लेकर आता है। आई फिक्र मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? टेंशन कैसे ना लो, तुला तर माहिती है ना कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा मनीषा का? हाँ पता है आई, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। अभिषेक बेटा 200-400 की बात होती तो फिक्र नहीं करती, पर तुझे पता है ना 1 लाख रुपए देना है उन्हें। फोन होता, मनीषा ताई को देने वाले 1 लाख के बारे में पूछ रहे थे, तो कुछ हुआ अरेंज? हुआ तो नहीं है पर हो जाएगा, कोशिश चल रही है। 1 मिनट रुको। ये लो 50,000 है, बाकी का कुछ अरेंज कर लेंगे। नहीं आरती, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मैं खुद सॉल्व करूंगा। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम भी तो मेरी प्रॉब्लम है ना। देखो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर अभी हमारी शादी नहीं हुई है और मैं तुमसे पैसे ले लूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। आखिर तुम्हारी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है ना। और हाँ, ये मत सोचना कि ये पैसे मैं भूल जाऊंगी। एक बार शादी होने दो, फिर सूद समेत वापस कर लूंगी, ठीक है? लो रख लो पैसे। सच और अच्छाई की जीत तभी संभव है जब उसके पीछे विवेक और किसी भी कीमत पर गलत के सामने ना झुकने की दृढ़ सोच हो।
वरना ईमानदारी और अच्छाई की राह पर चलते हुए इंसान को भी कभी कभी बुराई अपनी चपेट में ले सकती है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हमारा आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जहां रिश्तों में एक दूसरे का फायदा उठाया जाता है। किसी की अच्छाई, उसकी भलमनसाहत को उसकी कमजोरी समझकर उसका शोषण होता है और धीरे धीरे जिंदगी गुनाह का शिकार बन जाती है। आई दरवाजा खोलो। आई, अरे हुआ क्या? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? ताई, आपका जो ये देवर है ना राजन, हर रोज मेरा पीछा करता है। नल तू क्या बोल क्या रही है तू? मैं सही बोल रही हूँ, इसकी नीयत है ना मुझे ठीक नहीं लगती है। सोनल ये क्या बकवास कर रही है? भाव ये झूठ बोल रही है। मैं इसका क्यों पीछा करूंगा बताइए आप? ओ, क्या लगा रखा है नाटक? हाँ, एक तो खुद की बेटी को संभाल नहीं सकते हो और मेरे भाई को बदनाम करने पे लगे हुए हो। ये ज्यादा नहीं हो रहा है? क्योंकि सारे पैसे मनीषा के इलाज के लिए लग रहे हैं, तुझे खर्चे के पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए चिढ़ती है मनीषा से। और उस राजन हाँ, वो राजकुमारी बचा ना झूठा इल्जाम लगाने को। तुम लोगों को मेरे बात पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, अब करने दो उसको मेरा पीछा, देखना मैं उसको क्या करती हूँ। फिर बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। सोनल, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? यही सोच रहा हूँ आई कि तुझे सोनल पे ऐसा चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो बड़ी हो गई, बच्ची नहीं रही। चिल्लाती नहीं तो क्या करती? मनीषा का क्या होगा सोचा है कभी? हम लड़की वाले हैं, हमें थोड़ा दब के ही रहना चाहिए। अजीत छोड़ देगा तो कितनी बदनामी होगी। आई तू कौन सी दुनिया में जी रही है? अब जमाना बदल चुका है। जमाने के बारे में मुझे मत बता, सिर्फ खाना और पहनना बदला है, रीति रिवाज आज भी वैसे ही हैं। समाज में रहना है तो उसके कायदे कानून मानने ही पड़ेंगे, समझा तू? ये लो आई, पूरे 1 लाख हैं। दे दो मनीषा ताई को और निभाओ अपने रीति रिवाज। अभिषेक सुरवे जी, मैं ही हूं अभिषेक, कहिए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी? साहब मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो। लेकिन क्या 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 है इसने? सुनो साहब, किया क्या मैंने? चलो क्या अंदर किया चल। इसने? ऐसा मत करो। क्या किया साहब? सुनो साहब, तो मुझे क्यों मारा ना? क्यों लगे? पहले अपने कलीग दोस्त राजीव दुबे का सामान चोरी करता है और उसके बाद बोलता मैंने क्या किया। मैंने कोई सामान चोरी नहीं किया साहब। ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद कर। 3 दिन पहले जहाँ चोरी हुई थी वहां पर तेरे फोन की लोकेशन दिख रही है। इसका मतलब तू भी चोरी में शामिल था। सर मेरे साथ एक लड़का अभिषेक सुरवे काम करता है, उसको हमेशा पैसे की जरूरत रहती है। उसने कितनी बार उधार लिया सर, बेशक उसने लौटाया, लेकिन जरूरत तो उसे हमेशा रहती है। और सिर्फ उसी को मालूम था कि मैं डिलीवरी के लिए कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और मेरे पास क्या क्या सामान है। बोल, चोरी का माल किधर है? पैसे की जरूरत होने का मतलब ये तो नहीं होता कि मैं चोर हूँ। पापा के गुजरने के बाद अपने घर को मैं ही देख रहा हूँ सर। मैंने लोगों से उधार लिया और समय से वापस भी किया है। पर यकीन मानिए सर, ये चोरी मैंने नहीं की। साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। उसने आज तक किसी का 1 पैसा नहीं लिया। वो चोरी क्या करेगा साहब? साहब उसे छोड़ दो। मनोज, अभिषेक लगे होंगे। हो साहब। भाई अभिषेक कैसा है तू? ठीक हो? चल जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंक्वायरी अभी भी चल रही है और ये केस खत्म होने से पहले शहर से बाहर जाने की सोचना ही मत, समझा? ले जाइए अपने बेटे को। हो साहब, अच्छा खूब खूब हमारे साथ। ठीक। चल।
आई सुनो ना, अभिषेक को ना अब तक आ जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। आरती, हो सकता है किसी काम में फंस गया हो, इसीलिए आने में लेट हो रहा है। ऐसा करते हैं सुबह तक देखते हैं, इतनी रात में पुलिस में क्या जाना। ठीक है, तुम ही बोलता है तर मग राहू दे। आई मैं निकलती हूँ। हाँ, अगर वो आ जाए तो मुझे प्लीज कॉल कर देना। हाँ सुनो, आई जी काळजी घे। चल। अभिषेक भी ना, तो क्यों टेंशन ले रही है? दादा आ जाएंगे। सोनल, सोनल जल्दी कर। हाँ अभिषेक सुरभि यही रहता है? हाँ साहब, पर वो कल रात से लौटा नहीं है। हम दोनों थाने ही आ रहे थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ठीक है, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। बोलिए, कहाँ छुप के बैठा है आपका बेटा? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं साहब? क्या हुआ? मैं तो खुद आपके पास मदद के लिए आ रही थी। आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा ऑफिस का डिलीवरी का सामान चुरा के भागा है, जिसमें 2 लैपटॉप और 2 महंगे मोबाइल फोन थे। चोरी? काहे बोलता है साहब? मेरा बेटा चोर नहीं है, बहुत ईमानदार है वो, बहुत मेहनती है वो। सर, ये लड़की। आइए। काहे से लोग? तुम कौन हो? आरती, मेरे बेटे अभिषेक की मंगेतर है साहब। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि उसने चोरी क्यों और कैसे की। सर, वो वैसा इंसान नहीं है, वो चोरी चकारी नहीं कर सकता। वो तो बेचारा पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए भी कड़ी धूप में कितना पैदल चलता था। सर, मुझे तो लगता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मैं तो कल ही रिपोर्ट लिखवाने आने वाली थी, लेकिन सर मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे ढूंढ लो। भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत हो। सर, हमने अभिषेक के बारे में जितने भी लोगों से पूछताछ की, सभी का यही कहना है कि अभिषेक ईमानदार मेहनती लड़का है। लेकिन उसके बारे में और एक बात सामने आई है, उसके कलीग ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। हम लोगों ने पुणे में इन्फॉर्म कर दिया है कि अभिषेक लापता है। सतीश, हो सकता है कि पैसों की तंगी की वजह से अभिषेक ने चोरी की हो। इस अभिषेक के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सर, डिलीवरी बॉय राजीव दुबे के पास से जो मोबाइल चोरी हुआ था वो इस एड्रेस पे एक्टिव हुआ है। चल बोल। हाँ सर, मेरा सामान चोरी नहीं हुआ था, मैंने वो खुद चोर बाजार में बेचा था। अपना सामान तो चोरी करके बेचा ही, साथ में अभिषेक का सामान भी चोरी करके बेच दिया। बोल, अभिषेक और उसका सामान कहाँ है? सब मुझे जितना मालूम था मैंने आपको सच सच बता दिया सर। मुझे नहीं पता सर अभिषेक कहाँ है और उसका सामान कहाँ है सर। मैंने उसका सामान नहीं लूटा सर। सर, अभिषेक के ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया था वो खारिज हो चुका है। उसका दोस्त राजीव ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। सतीश, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस राजीव ने अभिषेक को गायब किया हो और जो सामान उसके पास था उसे बेच दिया हो। सर, इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त अभिषेक गायब हुआ उस वक्त राजीव अपने गोरेगांव वाले ऑफिस में था, और अगर उसने अभिषेक को गायब किया है या उसका सामान लूटा है तो जरूर किसी और की मदद ली होगी। सर, अभी तक चोरी किए गए हुए मोबाइल्स एक्टिवेट नहीं हुए, ना ही वो लैपटॉप चोर बाजार में बेचने के लिए आया है। सतीश, वो सारे मोबाइल और लैपटॉप सर्वेलेंस पे डाल। ओके सर। सोनल, तूने चुराया ना वो 1 लाख रुपए जो अभिषेक ने मनीषा के इलाज के लिए दिए थे? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, बोल क्यों चुराया तूने? आई क्या हो गया तुझे? ये क्या बोल रही है? 1 लाख तो क्या, मैंने कभी 1 रुपया नहीं उठाया किधर से। पापा, सब जानती हूँ मैं। हाँ, चुपचाप वो पैसे देती हूँ, जान ले लूंगी मैं तेरी। लौटा दे वो पैसे। छोड़ दो ना, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जान छोड़ दो। अच्छा ही छोड़। क्या करता है? सोनल, अंदर जा। क्या करूँ अब मैं? क्या करूँ मैं? अगर इसने पैसे नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? ये अभिषेक भी पता नहीं कहाँ चला गया। रेखा में मिला का? नहीं सर। चंदे कुछ मिला क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सर, एरिया काफी सुनसान है।
अभिषेक के मोबाइल के लास्ट लोकेशन के अलावा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि अभिषेक यहाँ आया था। सर अगर अभिषेक यहाँ आया था तो कम से कम उसकी बाइक तो यहाँ होनी चाहिए। सतीश, लेकिन डिलीवरी का सामान लेके अभिषेक ऐसी सुनसान जगह पे आया क्यों? और अगर यहाँ उसके साथ कुछ हुआ है तो मुमकिन है कि कोई आई विटनेस नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये चोरी का या किसी प्रोफेशनल मैटर को लेके कोई मामला है। हो सकता है कि उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई चीज़ है। अभिषेक के दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सबसे पूछताछ करो कौन उस पर सबसे ज्यादा खुन्नस खाता था। ओके सर। समोरच्या घरात जो अभिषेक राहतो कैसा लड़का है वो? किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह है उसका? वो तो बहुत शरीफ लड़का है साहब, वो किसी से झगड़ा क्यों करेगा? उसको तो 24 घंटा अपनी फैमिली के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। उसके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं? मेरा मतलब है उनके आपस में कोई मनमुटाव या अनबन? नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, बड़ी लड़की की जो शादी हो गई थी उसके पति के साथ कुछ तो लफड़ा हुआ है। बात पुलिस तक गई थी, लेकिन क्या मैटर हुआ वो मालूम नहीं। थैंक यू। आपको ये चोट कैसे लगी? सीढ़ी से गिर गई थी साहब। 1 साल पहले शायद इसी तरह आप सीढ़ियों से गिर गई थी और उस वक्त आपने और आपके परिवार ने आपके हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया और अचानक एक दिन आपने वो केस वापस लिया। वो घर वालों को गलतफहमी हो गई थी साहब। पुलिस केस को नाटक समझ रखा आप लोगों ने। हमें अच्छी तरह पता है कि वो गलतफहमी थी या कुछ और। जो आदमी अपनी बीवी को पीट सकता है वो उसके भाई को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं साहब, देखो मेरा पति मेरे साथ जो कुछ भी करे साहब, वो मेरे भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब तुम मानती हो कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ मारपीट की थी? नहीं, वो मेरा मतलब ऐसा नहीं था साहब। ठीक है, जा सकती हो। काश लोग ये समझ पाते हैं कि क्राइम को छुपाने से क्राइम खत्म नहीं होता, बल्कि और बड़ा हादसा हो सकता है। सर इंक्वायरी में शरीफ और किसी के साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करने वाले अभिषेक के बारे में एक असलियत सामने आई है। मनीषा के पति अजीत ने जब मनीषा को बुरी तरह से मारा था तो उसके बाद अभिषेक ने भी अजीत को काफी बुरी तरह से मारा और उसके खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज का केस भी डाला था। सब मेरे को काय को अंदर करे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जास्त बोला था ना। लेकिन 15 ही दिनों में घर वालों के प्रेशर में आकर अभिषेक ने वो केस पीछे ले लिया। मान लो तुम दोनों मेरी बात और केस वापस ले लो। मनीषा, ऐसे अकेले कैसे कटेगी तेरी जिंदगी? हाँ, तो अपने बारे में नहीं तो सोनल के बारे में सोच। तू ऐसे शादी तोड़ के बैठ जाएगी, कौन करेगा उससे शादी? इसका मतलब हो सकता है कि अजीत ने बदला लेने के लिए अभिषेक को गायब किया। इस अजीत की पूरी हिस्ट्री निकाल, कौन है, क्या करता है, किससे मिलता है और अभिषेक के गायब होने के वक्त ये कहाँ था, सारी डिटेल्स निकाल। ओके सर। अभिषेक एक आदर्श इंसान, भाई और बेटा जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था, जिसके बारे में सबकी राय बहुत अच्छी थी, 4 दिनों से लापता था। उसके साथ कब, क्या और क्यों हुआ था इसकी तस्वीर साफ नहीं थी क्योंकि कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। अभिषेक का जीजा अजीत संदिग्ध था। दरअसल पुलिस को उसके पूरे परिवार पर शक था क्योंकि हालात भी इस तरफ इशारा कर रहे थे। सब मेरे को नहीं मालूम सब अभिषेक के साथ क्या हुआ। मेरे को ये भी नहीं पता उस दिन वो कहाँ गया और क्या कर रहा था। अच्छा, फिर 9 तारीख की दोपहर को 3 बजे तेरा और तेरे भाई का मोबाइल का लोकेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का क्यों है? मैं बताता हूँ। अभिषेक ने तुझे जेल भिजवाया था और इस बात का बदला लेने के लिए तुम दोनों वहां गए थे। क्या किया अभिषेक के साथ? जिंदा या मार डाला? साहब मैंने अभिषेक के साथ कुछ नहीं किया साहब, आई शपथ। और उस तरफ तो हम दोनों भाइयों का अक्सर आना जाना लगा रहता है क्योंकि जिस फैक्ट्री में हम दोनों काम करते हैं उसका एक ऑफिस उधर भी है साहब। सर इसे यही रखना जब तक मैं न कहूं। कौन साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरे जमाई का अभिषेक के गायब होने में कोई हाथ नहीं है, उसको छोड़ दो साहब। अभिषेक ने अजीत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी ना, उसके बाद भी आपकी बेटी अजीत के घर वापस गई और आज यकीन से कहती है कि अजीत और उसका भाई अभिषेक को कुछ नहीं कर सकते। साहब झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, पर ऐसे कोई बदला थोड़ी ना लेता है। मनीषा को जब उसकी गलती का एहसास हुआ वो खुद ही वापस चली गई थी। अभिषेक को ढूंढने के बजाय अब गड़े मुर्दे बात उखाड़ो साहब। देखिए ये पुलिस की इंक्वायरी है, आपका घरेलू मामला नहीं है। पूछताछ चल रही है, जब पूछताछ हो जाएगी तो छोड़ देंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। सतीश, अभिषेक की मां आशा की डिटेल्स निकालो क्योंकि जिस सोच की वो औरत है
मुझे लगता है कि डोमेस्टिक अब्यूज का केस वापस लेने के लिए उसी ने अभिषेक और मनीषा को मजबूर किया होगा, और हो सकता है कि इसी बात पे माँ बेटे की बनती ना हो। जरा पता करो कि माँ बेटे का रिश्ता कैसा था। कैसा? अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं मिला सर। हाँ सर, लेकिन एक बात है, अभिषेक ने गायब होने से पहले जो लास्ट कॉल रिसीव किया था वो उसकी छोटी बहन सोनल का था। कौन था वो? क्या हुआ? मैंने कितनी कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर देखना अजीत ने फिर से मारपीट कर मनीषा को घर से निकाल दिया क्योंकि हम उससे पैसे नहीं दे पा रहे। आई, आप पैसों का टेंशन मत लो, रुको। आई, ये लो, रख लो पैसे। आरती? आई, ये पैसे मैं तो अभिषेक को ही देने वाली थी। आप लोग मेरे भी तो कुछ लगते हो। तूने इतना हमारे बारे में सोचा, यही बहुत है। पर ये पैसे मैं नहीं ले सकती। मैं भी तो इस घर का हिस्सा बनने वाली हूँ, और अभिषेक जब तक नहीं आता तब तक आप मेरी जिम्मेदारी हो, और उसे भी तो बुरा लगेगा कि उसके पीछे मैंने आप लोगों का ख्याल नहीं रखा। प्लीज आई, ये पैसे मनीषा ताई को दे दो, उन्हें इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं कितनी नसीबवान हूँ कि मुझे तेरी जैसी बहू मिली। बस अब मेरा बेटा भी सही सलामत घर आ जाए। आई, आ जाएगा, आप मत टेंशन लो। कब से पीछा कर रहा है वो मेरा, परेशान कर दिया उसने मुझे। तुम्हें पता है, दिन पे दिन उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है अब। सोनल, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं देख लूंगा उसे। तुम्हें पता है ना, मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं छू सकता। तो स्माइल, स्माइल 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 स्माइल। ये हुई ना बात। 9 तारीख को जिस दिन अभिषेक गायब हुआ, उसके गायब होने से पहले आखिरी कॉल तुमने उसे किया। क्यों किया था तुमने उसे फोन? सर, वो मेरे भाई हैं, मैं उनको फोन क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन हमें पता है कि काफी टाइम से तुम दोनों में कोई बातचीत नहीं थी। 1 महीने में उसके नंबर पे तुम्हारा एक भी कॉल नहीं है, फिर अचानक ऐसा क्या काम आ गया? देखो, अपने तरीके से बता दो, वरना हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। सर, वो दादा ने मुझे राहुल के साथ देख लिया था। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। सोनल, मुझे सब पता है तेरा क्या चल रहा है राहुल के साथ। देख, बंद कर ये सब और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपने पैरों पे खड़ी हो, वरना देखा है ना मनीषा ताई का क्या हाल हुआ है, तेरा भी वही हाल होगा। दादा, मैं ना अपना खुद देख लूंगी, आप अपना देखो, मेरी टेंशन मत लो। और हाँ, मनीषा ताई की तरह ना मैं आपके पास रोने नहीं आऊंगी। सर, दादा ने बीच में पढ़ना बंद ही नहीं किया, इसलिए मैंने उनको फोन किया कि मुझे उनसे मिलके बात करनी है, कि वो मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं। पर बात करने से पहले वो भाग गए। भाग गए मतलब? सर, सबको ऐसा लगता है कि दादा भगवान है, कोई सुपर हीरो है, जैसे वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। पर वैसा नहीं है, वो भी हम जैसे ही हैं। वो ऊपर से स्ट्रांग बनते हैं, पर छोटी छोटी बात पे घबराते हैं। हाँ आरती, थक गया हूं मैं। इतनी कोशिश करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। हार चुका हूं मैं। ऐसा मन करता है इन सब चीजों को छोड़ के कहीं दूर भाग जाऊं। सर, मुझे तो लगता है दादा डर के भाग गए, वरना अगर वो यहाँ होते तो आपको कोई ना कोई खबर तो लगती उनकी। क्या समझती तू अपने आप को? पुलिस को क्यों बोला कि अभिषेक भाग गया है? भागा नहीं है तो किधर है बोलना। अब तो अपने बेटे के महान होने से बाहर निकल आई। वो भी हम दोनों की तरह इंसान है। मुझे तो लगता है दादा ही वो 1 लाख रुपए लेकर चले गए। अरे वो उसके ही पैसे थे, अपने पैसे क्यों चुराएगा वो? क्योंकि आई तूने उसका जीना हराम कर दिया। कभी तूने उससे पूछा कि वो कैसा है? बस पैसे चाहिए बोल दिया। अरे कभी सोचा है कि वो पैसे कहाँ से लाएगा? पैसे छापने की मशीन समझा ना तूने उसको। तेरी वजह से भागा है, तूने मजबूर किया उसे आई भागने के लिए। क्या बोली तू? मैंने मेरे बेटे को भगाया है? हाँ, मेरी वजह से भागा मेरा बेटा, मेरी वजह से भागा है वो। क्या बोली तू? पागल हो गई है क्या? हाँ, तेरी वजह से भागा है वो। और सिर्फ वही नहीं, मुझे तो लगता है बाबा भी तेरी वजह से तंग होकर मर गए। आई आई, हमें
आई मुझे माफ कर दे, वो मैंने गुस्से में बस बोल दिया। आई तो सुन रही है ना? सोनल तू जा यहाँ से। माफ कर दे ना। आरती, तुमने हमें ये कभी क्यों नहीं बताया कि अभिषेक अपनी घर वालों की जिम्मेदारियों से दुखी था और घर छोड़ के भागना चाहता? सर वो तो दुख में आदमी ऐसी बातें बोल देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक भागना चाहता था। मुझे यकीन है सर, अभिषेक कमजोर लोगों में से नहीं है जो भाग जाए। सर, तुमने देखा किसी को ये बाइक पार्क करते हुए? सर यहाँ पे रोज इतने सारे लोग बाइक पार्क करते हैं, अब हर किसी की शक्ल याद नहीं रहती सर। तुम्हारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है? सीसीटीवी तो है लेकिन खराब पड़ा है सर वो। ठीक है, जाओ। सतीश, अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये बाइक यहाँ पर अभिषेक ने पार्क किया या किसी और ने। अगर अभिषेक भागा है तो उसे बाइक यहाँ पार्क करने की क्या जरूरत पड़ी? 90% चांसेस है कि ये काम किसी और ने किया है। जरा बाइक पे देखो, फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? हो सकता है हमारी उससे कुछ मदद हो जाए। ओके सर। अभिषेक को गायब हुए काफी वक्त बीत चुका था और बीतते वक्त के साथ पुलिस को उसके जिंदा मिलने के आसार भी कम लगने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार बिखरता जा रहा था। पुलिस को अब तक जितने भी सुराग मिले थे उसके मुताबिक कोई भी घर वाला उसकी गुमशुदगी का कारण हो सकता था। सब अपने अपने समीकरणों और अपनी मजबूरियों के अधीन थे और पुलिस इस तहकीकात में दिन रात एक कर रही थी। पर वहीं दूसरी तरफ अभिषेक के घर में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे पुलिस अनजान थी। घर के अंदर के लोग ही जुर्म को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि बहुत विनाशकारी हो सकता था। सर, सोनल, मनीषा और उनकी मां, इन तीनों में से किसी की भी मोबाइल का लोकेशन अभिषेक के लास्ट लोकेशन से नहीं मैच कर रहा है। सर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक डेड बॉडी मिली है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स? आई दरवाजा खोलो। सोनल, सोनल क्या? सतीश, 4 दिन पहले अभिषेक का लास्ट लोकेशन वहां था। उसकी बॉडी को देख के लगता है कि उसको मर के काफी दिन हो चुके हैं। सर, मुझे तो लगता है कि ये अभिषेक की डेड बॉडी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अभिषेक की फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। आई ये कपड़े क्यों चला रही है? ये कपड़े पुलिस कंप्लेन में मेरी मदद करने वाले थे। आई कि मैं सच बोल रही हूँ आई कि राजन ने मेरा रेप किया है। चुप, एकदम चुप। ये बात तेरी जबान पे कभी आनी नहीं चाहिए। और भूल जा पुलिस। मैंने अजीत और राजन से बात कर ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। आई क्या ठीक हो जाएगा? ये क्या बोल रही है तू? आई तूने इसको इधर क्यों बुलाया? बोलना, मैं अपनी गलती ठीक करना चाहता हूँ, सोनल से माफी मांगकर इससे शादी करके। देख सोनल, वो अपनी गलती ठीक करना चाहता है, शादी करना चाहता है तुझसे। आई पागल हो गई क्या तू? मैं इससे शादी नहीं करूंगी। देख सोनल, अगर तूने शादी से मना किया ना तो मैं जाकर पुलिस में बोल दूंगी कि मेरी अलमारी से जो 1 लाख रुपए चोरी हुआ है वो तूने किया है, समझी तू? इसलिए जो कहती हूँ वो चुपचाप कर। हेलो
सतीश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अभिषेक के सर पे इतने जबरदस्त वार किए गए कि उसी से उसकी मौत हो गई। उसके बाद में उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया। मौत का समय 9 तारीख को दोपहर 3 से 5 का है। बाइक से फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं सर, हो सकता है कि जिसने खून किया वो पूरी प्लानिंग में आया हो, उसने ग्लव्स पहने थे और इसीलिए अभिषेक के फिंगरप्रिंट्स के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मत रो आरती, होनी को कौन टाल सकता है? रो मत बेटा, रो मत। चुप हो जा आरती, चुप हो जा। आई रडू दे तिला, रो ले जितना रोना है आज के दिन, क्योंकि आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। पनोती थी वो फैमिली तेरे लिए, उन लोग के साथ तू कभी खुश नहीं रह पाती। चुप कर, तुला क्या अक्कल है कि नहीं? अरे समय देख के तो बातें किया कर। आई अरे सच बोलने के लिए कौन सा टाइम देखा जाता है? बेकार में रो रही है ये। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वो मर गया, नहीं तो ये भी उन लोग के लिए करते करते मर जाती और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। आई तो सोनल की शादी राजन से क्यों करवाना चाहती है? तू जानती नहीं है क्या कि वो 2 भाई कैसे हैं? क्यों? उससे शादी नहीं करेगी तो कोई और रिश्ता है क्या तेरे पास? कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसका बलात्कार हो चुका हो? और पता है ना, बिना मर्द की औरत पर लोग कैसे चील कौओं की तरह नजर गड़ाए रखते हैं। अभिषेक के बाद अब वही लोग हमारा सहारा है, वही लोग इस घर के मर्द हैं। अब आई तो अपनी बात मनवाने के लिए अभिषेक का नाम मत ले। हाँ, वो आज नहीं है, लेकिन पहले कहाँ तूने कोई सही फैसला लिया है? क्या बोला तूने? हाँ, आज तुम लोग ही मुझे बात सुना रहे हो। तुम लोग कह रहे हो कि मैंने तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद की। बिना पति के 3 बच्चों को पाल के दिखाओ, फिर बोलना। 35 साल की थी मैं तब तेरे बाबा गुजर गए। उससे पहले कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। खुद को संभालना, तुम तीनों को पालना कैसे किया मैंने, ये मैं ही जानती हूँ। एक बात बता, अजीत को जेल भेज के तुझे क्या मिलेगा? और राजन को जेल भिजवाकर सोनल को उल्टा समाज में बदनामी ही होगी। हेलो राहुल, राहुल मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। सर, अभिषेक के पड़ोसियों से जब हमने पूछताछ की तो एक बात पता चली है कि उसके घर वाले सोनल की शादी अजीत के भाई राजन के साथ कर रहे। बड़े ताज्जुब की बात। और सोनल का तो एक बॉयफ्रेंड है, राहुल। सर, सोनल के घर वाले अजीत की असलियत के बारे में भी जानते हैं और उन लोगों की राजन के बारे में भी कोई राय अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भी वो लोग सोनल की शादी राजन के साथ कर रहे हैं। सतीश, इस शादी की बैक स्टोरी कुछ और ही है, वरना बेटे की मौत के फौरन बाद शादी की बात कौन करता? अपना एक कांस्टेबल 24 घंटे सिविल कपड़ों में उनके घर की निगरानी पे लगा। उनकी हर मूवमेंट की छोटी से छोटी खबर मुझे चाहिए। ओके सर। क्या ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें पता है, आई मेरी शादी जबरदस्ती राजन से करवाना चाहती है, ये जानते हुए भी कि उसने मेरा रेप किया। राहुल, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। राहुल, एक काम करते हैं, हम दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। आइए। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे आई बाबा कभी नहीं मानेंगे। क्या? मुझसे प्यार करने से पहले तुमने अपने आई बाबा से पूछा था क्या? देखो सुना, मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। एक रेप हुई लड़की को मेरे घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राहुल, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, गलती किसी की भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा रेप हुआ है, ये जानने के बाद मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। घिन आ रही है मुझे तुम पे। अब तुम क्या? मैं ही तुमसे शादी नहीं करूंगी। सर, मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो एक अजीब बात मालूम पड़ी। कुछ दिन पहले सोनल जब घर पर आई थी तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। शरीर पर मार्क के निशान थे, कपड़े गंदे हुए थे। सर, उनको ऐसा देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। देखिए, क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए? हमें सब कुछ सच पता चल गया है। सोनल और राजन की शादी हो रही है। अचानक शादी करने का फैसला, जबकि अभी अभी भाई की मौत हुई है।
बोलता है साहब, बोलता है साहब, वो सोनल है ना साहब, वो उसका रेप किया था मैं। सब वो मेरे को कुछ समझती नहीं थी, उसका वजह से कितना बदनामी हुआ हम लोग का पता है। सब वो अजीत भाव को घरेलू हिंसा के अंदर भी करवाया था। और इसीलिए तूने अभिषेक को मरवा दिया? नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, हर शपथ मैंने नहीं मारा साहब। आरती के भाई ने अभिषेक को मारा होगा साहब। वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी उसके घर में हो और घर की सारी जिम्मेदारी वो उठाए। ये क्या कर रहे हो? देख, दूर रह मेरी बहन से, अपना प्यार अपने पास रख। मैं उसको तेरी पनौती फैमिली के दुख दूर करने के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरा क्या हाल करूंगा। साहब मैं बता दो साहब, मैंने नहीं मारा अभिषेक को साहब। साहब मैं चाहता था कि उसकी शादी मेरी बहन के साथ ना हो, पर वो अभिषेक की वजह से नहीं साहब। साहब अभिषेक तो अच्छा लड़का था, मेरे को पसंद था वो, पर साहब उसकी फैमिली वो उस पर जिम्मेदारी थोप थोप के उसको बर्बाद कर दी थी साहब। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बहन के साथ भी वही हो। आई शपथ मैंने नहीं मारा अभिषेक को। साहब, मेरी बेटी सोनल कल दोपहर से गई है और अभी तक वापस नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। साहब आपको कुछ अंदाजा है वो कहाँ जा सकती है? उसका कोई दोस्त या सहेली वगैरह? साहब उसके दोस्तों के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। सर, सोनल का फोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। उसके कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसने आखिरी फोन अपने बॉयफ्रेंड राहुल को किया था, तभी से सोनल गायब। सर मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ गई। उसने तुझे फोन किया था, क्या बोली वो फोन पे तुझसे? मिली थी तुझसे? हाँ सर, वो मुझसे मिलने आई थी और शादी करने के लिए प्रेशर दे रही थी। पर सर उसका रेप हुआ ये सुनने के बाद मैं उससे कैसे शादी कर सकता था? तुझे कैसे पता चला उसका रेप हुआ है? सर वो मुझसे खुद बोल रही थी कि हम लोग शादी कर लेते। मैंने मना कर दिया और वो वहां से चली गई। सर उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई। हेलो, हाँ कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था सोनल? सर मैंने फोन जानबूझ के बंद किया था, इधर उधर भटक रही थी। राहुल ने मुझे धोखा दिया सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मन तो किया कि मर जाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए घर वापस आ गई। अभिषेक के लापता होने का राज उसकी लाश मिलने के साथ खत्म हो गया, लेकिन एक नया सवाल खड़ा हो गया कि अभिषेक का कत्ल किसने और क्यों किया, जिसका पुलिस के पास अभी कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक के परिवार में होने वाली हरकतें आम नहीं थी। राजन सोनल के बलात्कार के जुर्म में पुलिस कस्टडी में था। मनीषा ने तलाक लेने का फैसला कर लिया था। राहुल सोनल को छोड़कर जा चुका था और अभिषेक का खून जिस सफाई से किया गया था उसे भेदना मुश्किल हो रहा था। और तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जो इस केस में अहम साबित हुआ। सर अभिषेक के पास से जो 2 लैपटॉप चोरी हुई थी, उसमें से एक लैपटॉप ऑनलाइन वेबसाइट पर रजिस्टर हुआ। ये लैपटॉप तुझे कहाँ मिला? सर मिला नहीं है, मैंने खरीदा है। कहाँ से खरीदा? MG रोड पे अपना इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ना, वहीं से। सुनिए, ये लैपटॉप तुम्हारे दुकान से बेचा गया था? 1 मिनट चेक करता हूँ सर। हाँ साहब, ये लैपटॉप हमारी दुकान से लिया गया है। जिस दिन ये लैपटॉप तुम्हारे दुकान से बेचा गया उस दिन के CCTV फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। सर सोनल ने मुझे बताया था कि अभिषेक को एक बार चोरी के इल्जाम में पुलिस उठा के लेके गई थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे पैसा देना बंद कर दिए थे और सट्टेबाजी में भी मैं बहुत पैसे हार गया था। तभी मेरे को आइडिया आया, मैंने सोचा कि अभिषेक महंगे मोबाइल्स और लैपटॉप डिलीवर करता है। अगर मैं उसे लूट कर कहीं गायब कर दूं तो सारा इल्जाम उसी पर आ जाएगा। पुलिस भी यही सोचेगी कि अभिषेक सामान लेकर कहीं भाग गया और मैं उस सामान से अपना कर्जा चुका दूंगा। फिर सर मैंने सोनल से कहा
कि अभिषेक को फोन लगाकर मिलने की बात करो, हम आपस में मिलकर मामले को सुलझा देंगे। फिर मैंने ही कुछ देर बाद सोनल से फोन करके कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए हम आज मिल नहीं सकते। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके उससे अकेले मिलने चला गया। अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? सोनल ने तो कहा था तू आज मिल नहीं सकता। हाँ, वो कुछ काम आ गया था, कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ आपसे मिलने आ गए। सोनल कहाँ है? वो वहाँ गाड़ी में वेट कर रही है, आइए। सर मैं उसे वहां लेकर गया और उसके सर पे लोहे की रॉड मारी। और फिर उसकी बॉडी को वहीं झाड़ी में फेंक दिया और सामान अपने साथ लेके भाग गया। फिर मैंने उसकी बाइक वहां पार्किंग में लगाई। तुम्हारी ऐसी वाहियात वजह से एक मासूम इंसान की जान गई। पैसों की जरूरत अभिषेक को तुमसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसने तुम्हारी तरह गलत रास्ता नहीं चुना। अपने परिवार के प्रति रक्षात्मक होना सही है, लेकिन किसी गलत चीज को सही मानकर उसे बढ़ावा देना जुर्म को न्योता देने जैसा है। और यही हो रहा था आशा की तमाम कोशिशों में, जिसकी वजह से अभिषेक पिसता रहा। एक बेहतर और संपन्न जिंदगी के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी नींव अपनी मेहनत और काबिलियत पर खड़ी होनी चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, जो कि सोनल के साथ हुआ। किसी के प्यार में उसकी मदद करना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही सलाह देना भी बहुत जरूरी है, जो कि आरती ने नहीं किया। राजन को सोनल के बलात्कार और राहुल को अभिषेक के कत्ल और चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया है। दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। अपनों के लिए प्यार की जिम्मेदारी निभाना सिर्फ उनकी हर बात को मानना नहीं होता है, बल्कि सच का साथ देकर उन्हें सही और गलत का फर्क समझाना भी जरूरी होता है। मम्मी घर पे नहीं है। कहाँ गई मम्मी? तू रुक, मैं शीला आंटी से चाबी लेके आती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। मम्मी का नंबर ऑफ आ रहा है। पापा को लगाओ ना दी। हाँ। एक सेकंड। हेलो। हेलो पापा। एक मिनट रुको। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। कितनी बार समझाया है काम के टाइम पे फोन मत किया करो। सॉरी पापा। जल्दी बोलो क्या है। पापा 3 घंटे हो गए, मम्मी घर पे नहीं आई है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। आ जाएगी तुम्हारी मम्मी, कहीं गई नहीं है, ठीक है। अब दोबारा काम के टाइम पे फोन मत करना। चलो फोन रखो। मीरा, एक गिलास पानी देना। भत्ता रानी, मेरी टांगें तो टूट गई। तेरी माँ किधर गई? दादी वो जब से हम स्कूल से आए मम्मी घर पे नहीं है। जा तू मेरे लिए पानी लेके आ जा। पानी। जा दादी से पूछ खाना लगा कि नहीं। रिश्ते अजीब होते हैं। जब से इंसानी दुनिया अस्तित्व में आई है, तब से न जाने कितने लेखक, कवि, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रिश्तों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन हर रिश्ते की अपनी एक कहानी, हर एक का अपना सच, अपना रहस्य। जयपुर के एक परिवार के बच्चे परेशान थे। उनकी माँ जो अक्सर घर पर रहा करती थी, गायब थी। लेकिन इस बात की ना तो उनके पिता को कोई परवाह थी और ना ही बच्चियों की दादी को। बच्चियां छोटी थी, वो करती भी तो क्या करती, पर आखिर में उन्होंने अपनी नानी को फोन किया। साहब, ये मेरी बेटी मनोरमा है। मेरी नातिन ने मुझे फोन करके बताया कि उसकी मम्मी दोपहर से घर नहीं लौटी। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई।
मेरे दामाद को तो इतनी भी फिक्र नहीं है कि वो थाने में आकर रिपोर्ट भी लिखवा दे। क्यों? आपकी बेटी और आपके दामाद के बीच कोई प्रॉब्लम? मेरा दामाद उसको बहुत परेशान करता है साहब, बहुत बेइज्जती करता है उसकी। उस बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मेरी बेटियों का दिमाग खराब करती है औरत। कलमुई, मेरी बहू माँ के पेट से झूठ बोलना सीख के आई है। पर यह बात तो सच है कि आपकी बहू घर नहीं लौटी। आपने आकर शिकायत दर्ज करवाई ना इन्होंने। मैं बताता हूँ सर, कहाँ गई है वो। हीरोइन बनने के चक्कर में भागी है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी भाग चुकी है, बेटियों के पैदा होने से पहले। कहाँ जा रही है तू? बम्बई हीरोइन बनने। कब तक ऐसे जीऊंगी? तेरी शादी हो चुकी है। तो माधुरी दीक्षित भी तो शादी के बाद काम करती है, फिर मैं क्यों नहीं? सब झूठी बातें हैं साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। साहब देखिए देखिए, ये सब उसी का है। फिल्म और टीवी सीरियल का भूत सवार था उसके सर पर। अब साहब इस उम्र में आकर कौन सी ऐसी लड़की है जो इस तरीके की पत्रिकाएं नहीं पढ़ती? और मैंने तो आज तक नहीं सुना साहब कि फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ के कोई लड़की घर से भाग गई हो। 34 साल की है साहब मेरी बेटी, 2 बच्चियों की माँ है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है साहब। मेरी बेटी पागल थोड़ी है साहब जो ऐसे ही घर बार छोड़कर भाग जाएगी। और मान लो साहब कि उसने ऐसा करने की कोशिश की भी होगी तो वो सिर्फ इसलिए कि वो लोग उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। क्यों करते हैं अत्याचार? कोई खास वजह? साहब मेरे दामाद से उसकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती। साहब मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी बेटी घर आई थी, दूसरी बार पेट से थी वो। मैं क्या करूं माँ, कुछ समझ नहीं आता, प्यार जरा भी नहीं है। दोनों माँ बेटे हर वक्त मुझे सताते हैं, अब तो मारने भी लगे हैं। मेरी हर बात में नुक्स निकालते हैं माँ। जब वो तुझे इतना मारता है तो फिर तू दोबारा पेट से क्यों? मैं क्या करती माँ, मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हो गई अरे पत्नी है वो, पति को सुख देना उसकी जिम्मेदारी है। सर बलात्कारी तो है ऐसा शारीरिक संबंध। देख लीजिए सब, माँ की ऐसी सोच तो बेटी कैसी होगी? दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, कभी ये पिक्चर कभी वो पिक्चर। साहब मैं आपको बताती हूँ, एक दिन हमारे शहर में शूटिंग चल रही थी और ये महारानी घर का सारा काम धाम छोड़कर चली गई शूटिंग देखने। तो शूटिंग ही तो देखने के लिए गई थी। अरे गुनाह आप लोगों की तू मैं में कोई दिलचस्पी नहीं है हमारी। हमारा काम हम पे छोड़ दीजिए। लता लेके जाओ इन्हें। चलो उठो, चलो चलो। सर ये बात तो साफ है कि मनोरमा की ना अपने पति से बनती है ना सास से। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बेटे ने मिलकर ही कुछ किया हो और फिर भागने की कहानी बना रहे हैं? अंकल मम्मी हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकती हैं। बेटा आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अंकल क्योंकि वो दुनिया की बेस्ट मम्मा है। अच्छा तो अब आप बच्चों की बात पे भरोसा करेंगे? इतना दिमाग होता ही नहीं? अपनी माँ की नौटंकी को समझ पाने की समझ होती है इनमें? साहब वो कलमुई पिक्चर की इतनी दीवानी अपने बच्चों का नाम करिश्मा करीना रखने वाली थी। देखिए साहब मैं तो कहती हूँ आप अपने कुछ लोगों को मुंबई भेज दो, देखना वही पड़ी मिलेगी हीरोइन बनने के चक्कर में। हाँ सर मनोरमा अपने साथ एक भी कपड़ा लेकर नहीं है, उसकी अलमारी से पर्स मिला। ये घर खर्चे के लिए पैसे हैं, मैं देता था उसको। अजीब बात नहीं है, आपकी बीवी मनोरमा घर छोड़ के गई और पैसे नहीं लेके गई। लगता है आप दोनों कुछ छुपा रहे हैं हमसे, लेकिन हमें सच पता करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।
माँ की याद आ रही है। दीदी, क्या पापा ने सच में कुछ किया होगा मम्मी को? अरे मनोरमा की सास तो झूठ बोल रही है सर। मनोरमा तो अपनी बेटियों को कलेजे से लगा के रखती थी। मनोरमा अगर अपनी बेटियों के लिए कुछ करती तो उसका पति हमेशा लड़ने को तैयार। सर, मनोरमा के पड़ोसियों की बातों से ये तो साफ है कि सतीश बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। लेकिन भरत, इस वजह से मनोरमा घर छोड़कर नहीं जा सकती। लोगों का मानना है कि वो अपनी बच्चियों मीरा और माला से बहुत प्यार करती थी। उन बच्चियों को छोड़कर वो कैसे जा सकती है? सर, मनोरमा के कॉल डिटेल्स आ गए। मैंने चेक किया, मनोरमा के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी अननोन नंबर पे कोई कॉल नहीं है पिछले 2-3 हफ्ते में। अगर मनोरमा हीरोइन बनने गई है तो उसने मुंबई में किसी न किसी से तो कांटेक्ट किया होता। उसके फोन रिकॉर्ड्स में मुंबई का कोई नंबर नहीं है। नहीं सर। भरत, ये मनोरमा के फोन की लास्ट लोकेशन क्या है? सर, 2 मार्च को दोपहर 1 बजे फोन ऑफ हुआ। तब फोन की लोकेशन थी शिवनगर। सर, यहीं पर तो सतीश का ऑफिस है। बोल, सच सच बोलो। अरे साहब, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने कितनी बार कहा कि 2 तारीख को ऑफिस जाने से पहले आखिरी बार मैं अपनी बीवी से मिला। उसके बाद ना मेरी उससे कोई फोन पे बात हुई और ना ही मैं उससे मिला हूं। तो फिर मनोरमा के फोन की लास्ट लोकेशन तेरे ऑफिस के पास कैसे थी? साहब, उस एरिया में सिर्फ मेरा ही ऑफिस थोड़ी है, कहीं होगी किसी से मिलने। तुम और तुम्हारा बेटा क्या कांड किया है तुम दोनों ने मिलकर? नहीं बता दो, वरना इधर तुम पिटोगी और उधर वो। माता रानी की कसम साहब, वो कहाँ भाग गई कल में हमें नहीं पता साहब। घर में थी तभी मुसीबत और भाग गई तो भी आफत। पता नहीं साहब हमें सब। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि मनोरमा भाग गई? ना वो पैसे लेके गई, ना वो कपड़े लेके गई, ना किसी ने उसको बस स्टैंड पे देखा, ना ही रेलवे स्टेशन पे देखा, और ना ही उसने कोई टैक्सी हायर की। वो चालाक औरत है, पूरी प्लानिंग के साथ भागी है वो। हमें तो सारी प्लानिंग तेरी लगती है। हो सकता है तूने उसे ऑफिस में बुलाया और वहीं से उसे गायब कर दिया हो। सैनी सर, इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोले। सर। अरे साहब, यकीन करो हमारा। अरे ये सतीश और सरस्वती के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो पिछले 1 महीने में इन्होंने किस किस से बातें की। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक मिसिंग केस है, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। एक तरफ पुलिस को शक होने लगा था कि जो नजर आ रहा है इस केस में सच उतना ही नहीं है। सच की बहुत सी परतें अभी खुलनी बाकी थी। बहुत सारे राज छिपे थे मनोरमा के गायब होने में। मनोरमा और उसके पति का रिश्ता एक ऐसी अनबुझ पहेली बन चुका था जिसे पुलिस सुलझा ही नहीं पा रही थी। सर, ये रही मनोरमा की सास सरस्वती और पति सतीश के फोन की लोकेशन डिटेल्स। तीनों का फोन 2 मार्च को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच सतीश के ऑफिस के आसपास ही था। उसके बाद 2 बजे मनोरमा का फोन ऑफ हुआ और उसके बाद में सरस्वती और सतीश के फोन की लोकेशन शिवनगर से जनता नगर की तरफ शिफ्ट हुई। भरत, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने मनोरमा को सतीश के ऑफिस में बुलाकर उसके साथ कुछ किया हो और फिर उसकी लाश को जनता नगर के पास कहीं छुपा दिया हो? हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, सरस्वती का फोन था। मीरा और माला दोनों गायब हैं। साहब, स्कूल 1 बजे छूटता है, दोनों 1:30 बजे तक घर आ जाती है। अब 4 बज गए। मैं स्कूल होकर भी आई, चौकीदार बोला कि वो दोनों 1:15 बजे वहां से निकली है। सर, निर्माण नगर थाने से ये फैक्स आया है। वहाँ पे सतीश और सरस्वती के खिलाफ प्रॉपर्टी की जालसाजी का केस दर्ज हुआ है और वारंट भी इशू हुआ है। सर, यही वो आदमी जो अपने गुंडे लेकर आया और हमारा सामान बाहर फेंकने लगा। बाहर करो सबको, फ्लैट्स पे कब्जा करके बैठे। निकालो, जल्दी भगाओ। देखो, अगर तुमने अपने आदमियों को नहीं रोका ना तो हम लोग पुलिस के पास जाएंगे। चोर पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं? तुझे थाने चलना है ना? हाँ, वो रही मेरी गाड़ी, चला। हाँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। ये सभी फ्लैट्स मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। मैं दुबई में रहता हूँ। यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए 4 फ्लैट्स मैंने खरीद लिए थे और ये लोग उसमें घुसकर बैठे। हम लोग का चोर हैं। खून पसीने की कमाई से खरीदे हमने वो फ्लैट। देखिए, शांत हो जाइए। देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस से प्रॉपर्टी के कागजात मंगाए हैं और इनके हिसाब से 4 फ्लैट्स मिस्टर मलिक ने बिल्डर से खरीदे थे। और आप जो दस्तावेज दिखा रहे हैं सब फर्जी हैं। इनको कभी रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज ही नहीं करवाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? देखिए, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। आपको मिस्टर मलिक की प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी।
भगवान, शनि का फेरा पड़ गया क्या? और एक मुसीबत। सब कौन सा फ्लैट? हमने किसी को धोखे से फ्लैट नहीं बेचा है। सतीश, तुम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो ना, और गायत्री हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट बेचने का काम भी तुम करते थे। हाँ साहब, करता हूँ, लेकिन हमने धोखे से किसी को फ्लैट नहीं बेचा है। देखिए साहब, मेरा बेटा 12 साल से इस लाइन में काम करता है, आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई इसकी तरफ। ये सब उस कन्वोई का काम है। हाँ। इल्जाम लगा रहे हैं साहब वो मेरी बेटी पर। चौका चूल्हे से बाहर तो उसे कभी निकलने नहीं दिया। वो प्रॉपर्टी के इस कारोबार को कहाँ समझेगी? अगर जालसाजी आपकी बहू ने की है तो डॉक्यूमेंट्स पर आप दोनों के साइन क्यों है? ये सब उसने धोखाधड़ी से किया है। 2 मार्च को 1 से 2 बजे के बीच मनोरमा के फोन की लास्ट लोकेशन थी सतीश के ऑफिस का एरिया। उसी दौरान सतीश और उसकी मां सरस्वती भी वहीं थे, जिसके बाद दोनों मां बेटे जनता नगर गए। और सर, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 1 मार्च को सतीश और उसकी मां के नाम से मिस्टर मलिक के फ्लैट्स 4 अलग अलग फैमिलीज को बेचे गए, फर्जी कागजात बनाकर। सर, 2 मार्च को मनोरमा गायब हुई और 15 मार्च को बेटियां। कहीं ऐसा तो नहीं 1 मार्च को सतीश ने जो फ्रॉड किया था उसकी भनक मनोरमा को लग गई हो, और अगले ही दिन 2 मार्च को मनोरमा ने सतीश के ऑफिस जाकर सतीश और उसकी मां सरस्वती से बहस की हो, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से सतीश और उसकी मां सरस्वती ने मनोरमा के साथ कुछ कर दिया हो। उसके बाद में दोनों बेटियों को मालूम हो गया हो कि उनकी मां के साथ में क्या हुआ, तो उन्होंने दोनों बेटियों को गायब कर दिया। लेकिन सर, सतीश और सरस्वती तो इस बात से ही इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी के साथ में धोखाधड़ी की है। एक तरीका है हमारे पास ये पता करने का कि फ्लैट्स बेचे किसने। चलो। अरे साहब, रोज रोज क्यों पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं? कितनी बार कहूं, हमने कुछ नहीं किया है साहब। यही है वो दोनों? नहीं साहब, हमें तो एक ही आदमी मिला था जिसने अपना नाम सतीश बताया था। इस लड़की को कभी देखा था उसके साथ? नहीं साहब। उस आदमी का चेहरा तो याद होगा जिसने तुम्हें धोखा दिया? हाँ साहब। उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, बनवा सकते हैं। नानी, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? हाँ? नानी, वो हम मम्मी को ढूंढने चले गए थे। पापा और दादी ने मम्मी का सामान बाहर फेंक दिया था, और दादी कह रही थी कि वो हमारे लिए नई मम्मी लाएंगी। नई मम्मी? बेटा, आप लोगों ने देखा है नई मम्मी को? नहीं अंकल। ठीक है श्यामा जी, बच्चों को आप ले जा सकती हैं। ये दूसरी मम्मी का नया ही एंगल सामने आया। पता करो ये बात गुस्से में कही गई थी या बाकी इन लोगों की कोई प्लानिंग थी। और सतीश और सरस्वती के फोन रिकॉर्ड्स और फोन की लास्ट लोकेशन दोबारा से चेक करो, हो सकता है हमारी नजर से कुछ चूक गया हो। यही है वो जो आपके बेटे के लिए दूसरी बीवी लाने वाले थे, आप दोनों जिनसे 2 मार्च को जनता नगर मिलने गए थे। साहब, वो कलमुई किसी काम की नहीं थी। हम तो सोचा बेटे की दूसरी शादी कर दो। तो आपने अब तक ये बात छुपाई क्यों थी? और क्या करते साहब, शुरू से हम दोनों पर आप शक कर रहे थे, और हमें क्या पता वो कलमुई उसी दिन गायब होगी। इस बारे में मनोरमा जानती थी? नहीं। देखिए साहब, मैं अपने बेटे का सुख देखना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। और सतीश, तुम भी दूसरी शादी करना चाहते थे? सर, पहले ऐसा नहीं था। मैं मनोरमा से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि उसका दिल इस शादी में है ही नहीं। घर से भागने की भी कोशिश कर चुकी थी वो। सर, हीरोइन बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। घर को उसने ब्यूटी पार्लर बना रखा था, घंटों भर आईने के सामने मेकअप करती रहती थी। दिन भर बैठकर टीवी पर सीरियल्स और फिल्में देखा करती थी, और मोहल्ले की सारी औरतों के साथ दिन भर गप्पे मारती रहती। कौन सी हीरोइन किसके साथ भाग गई, किसकी बेटी की शादी किसके साथ हो रही है। सर, उसे कोई फिक्र नहीं थी, न बेटियों की, न घर की, न मेरी माँ की, और न ही मेरी। जिस दिन से इस केस की तहकीकात शुरू हुई थी, उसी दिन से पुलिस के शक के दायरे में मनोरमा का पति और उसकी सास थे। लेकिन वो दोनों पहले ही दिन से अड़े हुए थे कि उन्होंने मनोरमा के साथ कुछ नहीं किया। उनका यही कहना था कि वो भाग गई है हीरोइन बनने के लिए।
और साथ ही प्रॉपर्टी की जालसाजी वाले केस से भी उनका कोई लेना देना नहीं था। दोनों अब जमानत पर रिहा थे, लेकिन मनोरमा के बारे में पुलिस को ना तो कोई सबूत मिला था और ना ही ऐसी कोई खबर मिली हो कि वो शहर से बाहर गई है। आखिर वो थी कहां? पुलिस अब तक जैसे अंधी गली में घूम रही थी और तभी उन्हें प्रॉपर्टी फ्रॉड केस में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। सर, जिस आदमी ने फ्रॉड किया था उसका स्केच। सर, इसका नाम नरपत है। ये सतीश के ऑफिस में ही काम किया करता था, उसका असिस्टेंट था। 1.5 महीने पहले इसने नौकरी छोड़ दी अपना काम शुरू करने के लिए। लेकिन इसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात और सामने आई है। क्या? ये देखिए सर, 4 फरवरी से 1 मार्च के बीच में इसने सतीश के घर लैंडलाइन पर कई कॉल किए हैं। ज्यादातर कॉल्स दिन में किए गए। तुमने कहा 4 फरवरी से 1 मार्च तक सतीश के घर लैंडलाइन पे फोन करता रहा है और 2 मार्च को ही मनोरमा गायब हुई। कहीं ऐसा तो नहीं नरपत और मनोरमा दोनों मिले हुए थे? गौरव, तुम इस नरपत के बारे में पता करो, तब तक हम सरस्वती और सतीश से नरपत के बारे में बात करते हैं। सर, क्या नरपत हमारे घर पे फोन करता था? वही तो हम भी जानना चाहते हैं। कलमुई कमीनी, नौकर के साथ नैन मटक्का और हमें फंसा कर भाग गई। कुछ भी बकवास मत करो माँ। देखिए सर, ये सच है कि हम दोनों उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कुछ भी इल्जाम लगाएं, कीचड़ उछालें। खूबसूरत थी वो, हजारों लोग उस पर जान छिड़कते थे। इसमें उसका क्या कसूर? इतने साल हमारी शादी चल सकी इसलिए भी क्योंकि उसने अपने पास किसी को फटकने भी नहीं दिया। सर, नरपत का ट्रेल मिल गया है सर। चूंकि मनोरमा ट्रेन, बस या टैक्सी से कहीं नहीं गई थी, इसलिए मैंने आसपास के सारे टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज चेक किए। और ये देखिए सर, 2 मार्च को करीब 2:30 बजे नेशनल हाईवे 12 पर नरपत के साथ ये औरत थी। कहां तक ट्रेल कर पाए इसको? सर, कार किराए पर ली थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, जिससे उनका रूट ट्रेस हो गया। उस रात ये मोहाना के एक होटल में रुके थे और अगले दिन यानी 3 मार्च को इन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक पॉइंट पर गाड़ी छोड़ दी। इसके बाद पता नहीं चल पाया सर। अब या तो इससे आगे ये दोनों कार बदलकर चले गए या ट्रेन से कहीं चले गए। अब आगे की कड़ियां हमें मोहाना जाकर ही मिलेंगी। हाँ सर, ये दोनों आए थे यहाँ पर। रुकिए, मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। सर, ये 2 मार्च की रात को यहाँ पर आए थे। यहाँ से कहाँ गए, कुछ पता है आपको? नो सर। हाँ भरत, बोलो। सर, कार मिल गई है, रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी है। कुछ पता चला ट्रेन से वो कहाँ गए? सर, वो लोग ट्रेन से तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ना तो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए और ना ही उन्होंने कोई टिकट खरीदे। ठीक है। यहाँ से सर 2 किलोमीटर दूर पटरी पर सर वहाँ एक लाश मिली है। न जाने कैसी पत्थर दिल माँ मिली है इन्हें, छोड़कर भाग गई। रूप की रानी समझती थी खुद को, उसको बच्चों की क्या परवाह। क्या कह रही हैं? बच्चियों को क्या सुना रही हैं? आप लोग भी किसी बच्चे की माँ है। इन बातों से बच्चों पर क्या असर पड़ता है पता है आपको? चलो बेटा, इन लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। इन लोगों को दूसरों को दुख तकलीफ में देखकर बहुत खुशी मिलती है। तुम लोग अपनी पढ़ाई करो बस, ठीक है? चल। लाश तो सड़ चुकी है, करीब 2 हफ्ते पुरानी लगती है। मनोरमा भी यहीं थी नरपत के साथ इसी दौरान। कहीं उसी की बॉडी तो नहीं? सर, ये मनोरमा है, ये साड़ी और गहने उसी के हैं। बॉडी सड़ चुकी है, पक्का ये मनोरमा ही है? शादी के बाद 12 साल साथ में गुजारे, आंखें इतना धोखा नहीं करेंगी। ये मनोरमा ही है सर। आइए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोरमा ने सुसाइड किया हो सकता है। यह भी हो सकता है कि नरपत ने इसके साथ मिलकर फ्रॉड तो कर लिया, बाद में इसे मारकर सारा माल हड़प लिया हो। लेकिन सवाल यह है कि नरपत मोहाना के बाद गया कहाँ? एक काम करो, मोहाना के आसपास जहां जहां भी गाड़ियां किराए पे मिलती हैं वहां वहां पता करो। सर। माला, तू उदास मत हो। मुझे लगता है कि हमारी मम्मी जिंदा है, वो वापस आ जाएंगी। सच में दीदी? हाँ। आओ, आ जाओ। सर, ये मुनीराम है, मोहाना से।
इसका कहना है कि जो लाश हमें मिली थी वो इसकी बीवी की है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? सतीश ने शिनाख्त की है। आप मुहाना थाने फोन लगा के पूछो साहब। मेरे पत्नी के गायब होने की रपट मैंने लिखाई थी। मैंने उनको फोटो दिखाया तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी ही लाश मिली थी। बस सर, आप उसको लेके जयपुर आ गए सर। ये देखिए फोटो सर। वही गहने, वही साड़ी। यही मेरी कमला है साहब। यही साड़ी पहनकर घर से गई थी साहब। और डॉक्टर साहब बोले कि अब मां नहीं बन सकती, तो निराश थी और एक दिन घर छोड़कर चली गई साहब। तो फिर सतीश ने शिनाख्त क्यों की? ऑटोप्सी से यह बात कंफर्म हो गई है कि जो लाश हमें मिली थी वो कभी मां नहीं बनी थी, यानी कि वो लाश मनोरमा की हो ही नहीं सकती। तो फिर तूने शिनाख्त झूठी क्यों की? क्योंकि मैं चाहता था कि पुलिस इस केस को बंद कर दे और मेरा पीछा छूटे। जब से वो घर से भाग कर गई है, थाने के चक्कर काट काट के मेरा जीना मुहाल हो गया है। और मोहल्ले में बदनामी जो हो रही है सो अलग। नानी, आप यहाँ? मैं तुम दोनों को घर ले जाने आई हूँ। अब से तुम उन गंदे लोगों के साथ नहीं रहोगी। नानी, हम नहीं चल सकते। मम्मी लौट के पापा के घर ही आएंगी ना? अच्छा हुआ आप हमें यहाँ मिल गई। हमें मीरा और माला की स्कूल टीचर ने यहाँ बुलाया। क्यों? आज बहुत अजीब बात हुई, इसलिए आप लोगों को बुलाना पड़ा। मीरा और माला को अक्सर बच्चे परेशान करते हैं और हम उन्हें रोकते हैं, लेकिन आज मीरा ने कहा कि उनकी माँ मरी नहीं है, जिंदा है और वो सबको सबक सिखाने वापस आएगी। ऐसा ही इसने मुझे भी कहा था साहब। मीरा बेटा, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी मम्मी वापस आने वाली है? क्योंकि वो मरी नहीं है। मैंने उनको टीवी पे देखा था। टीवी पर? कब? सर, मीरा की बात बिल्कुल सही थी। ये देखिए। यानी सतीश और उसकी माँ सही थे। सर, ये मुंबई पहुंच गई और एक्टिंग भी करने लगी। और हाँ सर, जब मैंने मुंबई पुलिस को इसकी डिटेल्स भेजी तो पता चला कि वहाँ एक एक्टर की बीवी ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। कैसी शिकायत? ये उस एक्टर का पीछा किया करती थी, उसको तंग किया करती थी। यहाँ हम पागलों की तरह केस के अलग अलग एंगल से जूझ रहे हैं और वहाँ मैडम मनोरमा हीरोइन बन चुकी हैं। भरत, तुम और गौरव फौरन मुंबई जाओ। जितनी जल्दी हो सके इस मनोरमा को ट्रेस करो। सर। अरे भाई साहब ठीक है, आपको लगी तो नहीं ना बिल्कुल भी? हाँ, मैंने ही करवाई थी एफआईआर। 3 हफ्ते हो गए हैं, जीना हराम कर दिया उस औरत ने मेरे पति का। शी इज एन ऑब्सेस्ड फैन। पागलों की तरह पीछा करती रहती है, शूटिंग पे, शॉपिंग मॉल में। अब तो हद हो गई है, घर के बाहर भी खड़ी रहने लगी है। बार बार मानव से मिलने की कोशिश करती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं इसका एक एंगल और है जिसके बारे में आपकी पत्नी नहीं जानती? मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैन को हवा आप ही ने दी है? होता है ना ऐसा भी, आखिर एक्टर हो। सर, फैंस की कोई कमी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। लेकिन एक पागल और बेवकूफ औरत के पीछे क्या मैं अपना करियर खराब करूंगा? मनोरमा का घर चेक किया, वो यहाँ कई दिन से नहीं आई और नहीं उसके घर से हमें कुछ खास हाथ लगा है। मुझे एक और स्टोरी पता चली है मनोरमा के बारे में। मनोरमा और वो एक्टर मानव भी मिला करते हैं, ब्रेक में वैनिटी वैन में और आसपास की एक कॉफी शॉप में। असल जिंदगी में भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है मानव। कुछ महीने पहले हुई थी मुलाकात उससे, जब मेरा जयपुर में शूट था उसी दौरान। वो कहने लगी कि उसे एक्टर बनना है और मैंने भी डींगे हाँकते हुए उससे ये कह दिया कि आ जाओ मुंबई, इंडस्ट्री में मेरी जान पहचान है तो मैं रोल दिलवा दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सचमुच मुंबई अटकेगी। वो मुझे कहने लगी कि रोल दिलवाने के लिए वो मुझे पैसे भी देगी और उसने मुझे ये कहा कि उसके बाद बहुत सारा पैसा है।
पापा, कोई ना हमारा पीछा कर रहा है। अरे नहीं बेटा, कोई पीछा नहीं कर रहा है, ये वहम है। मुझे भी ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, देखा तो कोई नहीं था। डरो मत। क्या ये दोनों 3 मार्च को आपके यहाँ गाड़ी किराए पे लेने के लिए आए थे? हाँ सर, आए थे और एक गाड़ी किराए पर ली थी। आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है? हाँ सर, बिल्कुल। मुझे उस गाड़ी के पूरे सफर का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। भरत ने कहा था कि मनोरमा के पास मुंबई में काफी पैसा है। दोनों नरपत और मनोरमा यहाँ से एक साथ निकले। हो सकता है ये फ्रॉड दोनों ने मिलकर किया हो। मनोरमा ने एक बैंक अकाउंट खोला, टीवी शो के पेमेंट का चेक और 30 लाख रुपए एक साथ जमा करा, लेकिन अगले ही दिन 2 लाख रुपए विड्रॉ कर ली। और उसी दिन उसकी मानव से फोन पर 6-7 बार बात हुई। फिर दोनों गोरेगांव के एक रेस्टोरेंट में मिले शाम के 4 बजे। 4 बजे के बाद दोनों की फोन लोकेशन एक ही थी और ये उसी रेस्टोरेंट का बिल है। 2 लोगों के ड्रिंक्स और खाने का ऑर्डर था। ये करीब 4 हफ्ते पहले की बात। मानव और मनोरमा के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये मनोरमा है कहाँ? मानव, अब हमें तुझको एक्टिंग सिखानी पड़े इसके लिए मजबूर मत कर। मनोरमा से किस बात के पैसे लिए थे तूने? मनोरमा से पैसे? एक्टिंग नहीं, सच, सिर्फ सच। 10 मार्च को तू कहाँ गया था, क्या खाया, क्या पिया, सबका प्रूफ है हमारे पास। अब सच यहाँ बताएगा या थाने में? मैंने उससे पैसे लिए थे उसको काम दिलवाने के लिए, और 1-2 छोटे मोटे काम भी दिलवाए, लेकिन उसके सपने बड़े थे। लीड रोल करना चाहती थी। झूठ बोलना बंद कर। तू जयपुर से उसके साथ इस फ्रॉड में शामिल है। कौन से फ्रॉड की बात कर रहे हैं आप? इसे देखा है कभी मनोरमा के साथ? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। यही है वो गाड़ी जो नरपत ने रीजेंट कार वाले से किराए पे ली थी। नंबर भी वही है। ये आदमी यहाँ रुका हुआ? हाँ जी सर, रुका हुआ है। कौन सा नंबर कमरा में? ये 105 में रुके हुए हैं सर। इसकी डुप्लीकेट चाबी दो हमें। अब और पिटेगा या बोलेगा? मनोरमा पर दिल आ गया था साहब। उसे जब पहली बार देखा तब से ही साहब न मेरी हिम्मत थी न मेरी औकात। एक दिन मनोरमा खुद मेरे पास आकर बोली कि उसके पास पैसा कमाने का एक आइडिया है। वो जानती थी साहब मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, और मैं भी साहब इतना तो जानता ही था कि वो हीरोइन बनना चाहती है। तो ये सारा प्लान मनोरमा का था? मनोरमा इतना तो जानती थी कि कुछ फ्लैट ऑनर्स यहाँ पर पैसा लगाते हैं फ्लैट्स के अंदर, लेकिन रहते वो विदेश में ही हैं। तो साहब हम दोनों ने मिलकर ही पूरा प्लान बनाया। मनोरमा का मेन काम था फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट्स पर सतीश और उसकी माँ के सिग्नेचर कराना, और साहब मेरा काम था सतीश बनकर उन चारों फैमिलीज को बेवकूफ़ बनाकर घर बेचना। पैसे लेकर हम दोनों शहर छोड़कर जाने वाले थे। तभी मैंने उसे कहा कि ट्रेन या बस से जाएंगे तो पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए हम किराए की कार से जाएंगे। और उसके बाद तुम दोनों मोहाना के एक होटल में रुके? हाँ साहब। रात दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताई, और अगले ही दिन साहब मैंने उसके हिस्से का पैसा देकर उसे किराए की कार से मुंबई भेज दिया। यानी तेरे कहने का मतलब है कि मनोरमा ने अपनी मर्जी से वो रात तेरे साथ बिताई? हाँ साहब। उसके बाद कभी मनोरमा को तूने फोन किया? नहीं साहब। सतीश ने यह बात पूरे विश्वास के साथ कही थी कि मनोरमा दूसरे मर्दों को अपने पास पटकने तक नहीं देती थी। तो फिर मनोरमा नरपत के साथ उस रात राजी कैसे हो गई, या फिर नरपत के साथ मिलकर अपने पति और सास को फंसाने के लिए मान कैसे गई? सर, मुंबई से भरत सर ने भी यही जानकारी दी। मनोरमा ने मानव को पैसे दिए, लेकिन उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। हेलो, क्या? ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम पहुंचते हैं। सतीश की माँ का फोन था। सतीश गायब है। आपने सतीश को आखिरी बार कब देखा था? सुबह नाश्ता करके ऑफिस जा रहा था, बोला 1 बजे खाने पर आ जाऊंगा। वो 1 बजे आया ही नहीं, इसलिए मैंने 2 बजे उसे मोबाइल पे फोन लगाया। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने ऑफिस में फोन लगाया तो पता चला वो ऑफिस गया ही नहीं। सैनी, सतीश की कॉल डिटेल्स और उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो जल्दी। सर। मनोरमा को जयपुर ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया है, लेकिन वो जयपुर लौटेगी क्यों? ये औरत कब क्या करती है, क्यों करती है, ये तो तभी समझ में आएगा जब एक बार वो हमारे हाथ लगेगी। क्या किसी पे शक है आपको? 2-4 दिन से सतीश का कोई पीछा कर रहा था, ऐसा उसको शक था साहब। सैनी,
पता करो क्या किसी ने इनके घर के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा है क्या? सर मेरा बेटा। सर, ये इन्फॉर्मेशन तो पक्की है। मनोरमा जयपुर ट्रेन से निकली थी। मनोरमा के जयपुर आने की खबर और सतीश के लाश मिलने की खबर दोनों एक साथ ही आई हैं। और सर वो ऐसा क्यों करेगी? इतनी मुश्किल से तो यहाँ से भागी थी, वापस आई भी तो क्यों? अगर मनोरमा जयपुर में है तो इसने अपने बच्चों से या फिर अपने पति से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर की होगी। ये सतीश के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। सर, सर मैंने सतीश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर। वो पिछले 2 दिनों से मुंबई लोकेशन के एक नंबर से कांटेक्ट में था और मरने से कुछ घंटे पहले भी उसकी उसी नंबर पे बात हुई थी और फोन की लोकेशन जवाहर नगर के एक होटल की है। कम ऑन, लेट्स मूव। जरा चेक करके बताइए इस नंबर का गेस्ट कोई आपके यहाँ ठहरा हुआ? जी सर। जी सर, रूम नंबर 101। हाँ सर, मैंने और नरपत ने मिलकर ही जालसाजी की थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी सर, और मुंबई जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। नरपत ने कहा वो मेरी मदद करेगा। मैंने उस पर भरोसा किया सर, और इसलिए उसके साथ चली गई। रास्ते में हम मुहाना के एक होटल में रुके। पैसे देना तो दूर, उसने मेरे साथ जबरदस्ती। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ तो फिर घर वापस क्यों नहीं गई तुम? किस मुंह से लौटती से? माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। नरपत चाहता था मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मैं मौका पाते ही सारे पैसे लेकर मुंबई भाग गई सर। वहां कुछ दिन स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक सीरियल में एक रोल भी मिल गया। तो फिर तुम अब जयपुर वापस क्यों आई? सर, मैं अपनी बच्चियों के बिना नहीं रह सकती। मैंने सोचा मैं अपनी बच्चियों को अपने पास मुंबई ले आती हूँ, इसलिए जयपुर आई। यहाँ आकर मैंने सतीश को फोन किया। मैंने उसे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, उससे कोई पैसों की डिमांड भी नहीं करूंगी, बस वो मेरी बच्चियां मुझे दे दे। मुझे पता था सर, मेरी सास मेरे पति के लिए वैसे भी दूसरी बीवी ढूंढ रही थी, पर सतीश ने मना कर दिया। उसने मुझे धमकी दी कि मैं अपनी बेटियों के पास भी ना दिखूं। उसने मुझे कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वो मीरा और माला को मुझे नहीं देगा। इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा हुआ सर। और इसी झगड़े की वजह से तुमने सतीश का कत्ल कर दिया? नहीं सर, नहीं, मैंने सतीश को नहीं मारा। सर, हमने मनोरमा का कमरा और पूरा सामान चेक किया, लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। सर, ये उस्मान है, तीरथ नगर में ऑटो चलाता है। इसने बताया कि इसके ऑटो में कुछ दिन पहले एक आदमी बैठा था जिसने सतीश का पीछा किया था। चेहरा याद है तुम्हें उस आदमी का? हाँ जी साहब, याद है। सर, ये तो नागेंद्र है जिसके साथ फ्लैट खरीदने में धोखाधड़ी हुई। देखो इसे जरा। अरे कहाँ मुझसे चले आ रहे? अभी पता चल जाएगा। सर, इनके बैकयार्ड से मिला। जिंदगी भर की कमाई वो फ्लैट खरीदने में गई। सरकारी नौकरी में हूं, आप खुद ही सोच लें कितना कमाता हूं, कितना बचाता हूं। सोचा था बाकी की जिंदगी बड़े आराम से अपने घर में बिताऊंगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। लेकिन तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सतीश ने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया। मैं नहीं मान सकता साहब, कोई नौकर इतना बड़ा फ्रॉड अपने मालिक की पत्नी के साथ मिलकर। हमारे डॉक्यूमेंट्स पर सतीश का ही साइन थे। अपना बदला पूरा करने के लिए एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। अपने परिवार को बचाने के लिए एक इंसान का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि कैसे जिएंगी उसकी दोनों बच्चियां बिना बाप के। मनोरमा खूबसूरत थी, टैलेंट भी होगा उसमें,
वो एक्टिंग करना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसकी ख्वाहिशों को समझा ही नहीं। वो एक ऐसे रिश्ते में बंध गई जिसमें प्यार भी नहीं था। उसकी नजर में सिर्फ घुटन ही थी उसकी जिंदगी। पर इस कैद से छुटकारा पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो गुनाह का था। इसमें ना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि उसके पति की जान भी चली गई और उसकी दोनों बेटियों के सर से बाप का साया भी उठ गया। कौन सही था कौन गलत था ये कहना मुश्किल है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हर इंसानी रिश्ता एक रहस्य है, एक पहेली, और आज तक ना तो कोई ऐसी किताब बनी है और ना ही कोई ऐसा शास्त्र बना है जिसमें वो सारे सूत्र हों जो एक इंसानी रिश्ते को फ्लॉलेस यानी कि पूरी तरह से निर्दोष बना सके। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।